Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 1 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 1 and week number 1 for the course of Reinforced Concrete Design 2. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about columns under compression and bending. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी reinforced concrete design 1 के अंदर डिटेल में डिस्कस भी किया था. आज दोबारा हम इस टॉपिक को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो है ये सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन और ऑन कैंपस जो है वो दोनों मोड्स में चलना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. असल में इस कोर्स के अंदर हमने अगले टॉपिक के अंदर सिलेंडर कॉलम्स जो है उनको डिस्कस करना है डिटेल के अंदर, और कॉलम्स की जो बेसिक टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सेक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द रीइंफोर्समेंट, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे इन थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस कोर्स के अंदर जो है पढ़ चुके हैं और उसको आप रिवाइज भी कर लीजिएगा. आज हम जो है शॉर्ट कॉलम्स को अंडर कंप्रेशन एंड बेंडिंग्स जो है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कमिंग लेक्चर के अंदर सिलेंडर कॉलम को या लॉन्ग कॉलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So in general, first of all, we will discuss about columns under compression and bending. कि compression and bending combined जब act करती हैं कॉलम के अंदर तो कॉलम का behavior overall किस तरह से affect करता है, डिज़ाइन assumptions क्या होती हैं कॉलम्स की एज पर गाइडलाइंस, कॉलम की eccentricities क्या होती हैं, लोड मूवमेंट इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं, कॉलम स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम क्या होती है, उसके बाद कॉलम की ब्रेस्ड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शंस क्या होता है, उसके बाद हम कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग, हाउ द मेंबर्स आर गोइंग टू बी फेल्ड अंडर द टेंसाइल फेल्यूर, टेंशन मेंबर्स किस तरह से फेल होते हैं, टेंसाइल फेल्यूर किस तरह से अपीयर होता है, उसी चीज़ को आज थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे. उसके बाद कॉलम सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग और कंप्रेशन फेल्यूर किस तरह से डेवलप होता है उसको भी हमने डिस्कस करना है. उसके बाद हमने कॉलम के सेक्शंस अंडर अप्रॉक्सीमेट कंडीशंस या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस क्या होती हैं कॉलम के लिए, अगर हम डायरेक्ट इक्वेशंस यूज़ करें तो कॉलम की अल्टीमेट कैपेसिटीज़ को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शंस विद साइड बार्स हमने डिस्कस करने हैं. उसके बाद हमने इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करनी है और डिज़ाइन एग्जांपल्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स हमने सॉल्व करना है. So first of all we will discuss about compression plus bending of columns. कि कॉलम जो मेंबर्स हैं कंप्रेशन मेंबर्स हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस के साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग फोर्सेस किस तरह से फेस करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है. लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हम जो इमेजिनरी पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं कि कॉलम्स के ऊपर बिल्डिंग का लोड सेंट्रॉइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंट्रॉइडल, तो लेकिन इन रियलिटी जब आप बात करते हैं तो कॉलम का लोड जो है वो सेंट्रॉइड में नहीं एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर होता है, जिसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट भी एक्ट कर रही होती है कॉलम के एंड्स के ऊपर. So in all types of columns normally carry compression, but bending is always present on one or both axes due to the reasons we already have discussed. हमने previous class में discuss किया था कि किस तरह से bending और movement जो है वो as a combined act कर रहे होते हैं. So when a member is subjected to an axial load and a bending movement, it is convenient to replace the axial load and bending moment with an equal load P applied at an eccentricity such that E is equals to moment over load. कि हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास जो कॉलम है उसके सेंट्रॉइड के ऊपर दोनों चीज़ें कंसीडर हो रही हैं, मूवमेंट भी और कंप्रेसिव लोड भी. तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो लोड है वो आपका एक्चुअली जो मूवमेंट है वो लोड की वजह से है, और लोड जो है वो एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर है. जो लोड की इंटेंसिटी है वो कंप्रेसिव इंटेंसिटी है, और लोड इनटू सर्टेन दैट इसेंट्रिक डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ मूवमेंट, और हम इसेंट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं मूवमेंट ओवर लोड. तो स्टैटिकली आप इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं मूवमेंट एंड लोड का इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर, और E इज इक्वल्स टू m ओवर अप्लाइड लोड. सर्टेन इसेंट्रिसिटी की वजह से हम तमाम कॉलम्स को क्लासिफाई करते हैं एज एन इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी, यानी कि इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं कि जो तमाम कॉलम्स हैं जो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, और वो डिस्टेंस आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं.
So those columns having a small eccentricity are generally characterized by compression over the cross section, and if overloaded will fail by crushing of the concrete accompanied by the yielding of steel on more heavily loaded side। कि जो मेंबर आपका जब कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर और इसेंट्रिसिटी जितनी स्मॉलर है, कम से कम इसेंट्रिसिटी है सेंट्रोइडल डिस्टेंस से, तो वो मेंबर हमारे प्योरली कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेंबर आपका क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल होता है और लेटर स्टेजेस के अंदर मेंबर जो है वो यील्डिंग ऑफ स्टील भी अपीयर होती है। सो जो लार्जर इसेंट्रिसिटी वाले कॉलम होते हैं आर सब्जेक्टेड टू टेंशन ओवर एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ द सेक्शन एंड इफ ओवरलोडेड विल फेल ड्यू टू द टेंसाइल स्टील यील्डिंग। कि जो मेंबर जो लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर लोड अप्लाई हो रहे हैं, लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर इवन स्मॉलर लोड अप्लाई हो रहा है, तो मेंबर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस करता है और मेंबर जो फेल होता है वो स्टील यील्डिंग की वजह से मेनली फेल्यूर अपीयर होता है। So now we have a design assumptions for columns. The design limitations of column according to ACI suggested that जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड को हम फॉलो करते हैं तो डिफरेंट जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं किसी भी सेक्शन की। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारा जो एक पर्सपेक्टिव होता है, ACI क्या कहता है कि स्ट्रेन्स इन कंक्रीट एंड स्टील आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, कि दोनों एक्सिस में अपवर्ड एंड बॉटम रीजन के अंदर जैसे आप स्ट्रेन या प्रोफाइल जो बनाते हो कंक्रीट और स्टील के लिए वो आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल जो इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर आपका स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन के अंदर न्यूट्रल एक्सिस की स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी दोनों साइडों के ऊपर। उसके बाद आपने सेकेंडली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करना है, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट पे कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील के अंदर यील्डिंग स्ट्रेसेस के बराबर है या एक सर्टेन स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि यील्डिंग स्ट्रेस से कम है। उसके बाद हम स्ट्रेस ब्लॉक कंसीडर करते हैं जो कि पहले तो जो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर कंसीडर होता है, लेकिन पैराबोलिक को ACI ने फिर इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कंसीडर करते हैं जिसका हम टॉप विड्थ जो है वो 0.85 FC' कंसीडर करते हैं और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो विड्थ होती है वो हमारे पास A डिस्टेंस कहलाता है जिसको हम स्ट्रेस ब्लॉक की विड्थ कंसीडर करते हैं। उसके बाद इसी A की जो वैल्यू है वो β1 C से रिप्रेजेंट होती है। C इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप फाइबर और आपकी जो बीटा है वो वैल्यू रेंज या वेरी कर रही होती है 0.60 से 65 से लेके 0.85 के दरमियान और नॉर्मली हम 0.85 यूज़ कर रहे होते हैं। मजीद हम डायग्राम वगैरह को देखते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास ACI की तरफ से सजेस्टेड अजम्पशंस को हम किस तरह से रियलिस्टिक डायग्राम के अंदर बनाते हैं कि वी हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है जिसकी ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ आपके पास है और E' डिस्टेंस है जो कि आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट से लेके जहाँ पे आपका नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल लोड एक्ट कर रहा है कॉलम के सेंट्रॉइड से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जब हम उसकी फोर्सेस बनाते हैं इक्विवेलेंट फोर्सेस यानी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने फॉलो करनी है कि कंक्रीट के फोर्सेस कितने हैं, स्टील के फोर्सेस कितने हैं, तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो आपके डिफरेंट फोर्सेस नज़र आ रही हैं जिसके अंदर आपका टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है या मूवमेंट फोर्स है वो नॉमिनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और अपोजिट में आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्टील की स्ट्रेसेस वो किस तरह से लाई कर रही हैं और टेंसाइल स्ट्रेसेस किस तरह से लाई कर रही हैं इन द बॉटम रिइंफोर्समेंट। उसके बाद हम एक स्ट्रेन प्रोफाइल बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम जिसको हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक हमारा डिस्टेंस जो है वो C अप्लाई होता है। उसके बाद हर स्टील के अंदर स्ट्रेंस कितनी है, टॉप स्टील के अंदर उसको हम स्ट्रेन S' से रिप्रेजेंट करा रहे हैं और बॉटम स्टील आपका स्ट्रेन S से रिप्रेजेंट हो रहा है। टॉप फाइबर के ऊपर आपकी कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 0.0003 होती है और बॉटम के अंदर स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेसेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हमें स्ट्रेसेस मिल जाती हैं। उसके बाद हम स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं इक्विवेलेंट फोर्सेस का। स्ट्रेस ब्लॉक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके सेंट्रॉइड के ऊपर आपका कंक्रीट का फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जो लोकेशन है स्टील की वहाँ पे स्टील का फोर्स हम अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स का टॉप फाइबर जो है वो 0.85 FC' होता है और जो उसकी ओवरऑल विड्थ होती है वो A से रिप्रेजेंट होती है। A इज इक्वल्स टू β1 इंटू C आपका डिस्टेंस ऑलरेडी मिला हुआ है और बॉटम स्टील की लोकेशन पे हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। ये मजीद डायग्राम आपको मैं ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो डिटेल में बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा तो मजीद आपकी सारी चीज़ें या सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ वी हैव कॉलम इसेंट्रिसिटीज। अब इसेंट्रिसिटीज का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना कॉलम के सेंट्रॉइड एक्सिस से लोड
दूर अप्लाई हो रहा होता है उतना ही लेटरल डिफ्लेक्शन और टेंशन फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा अप्लाई हो रही होती हैं मेंबर के ऊपर। तो लोड आपका इवन स्मॉलर है, इसेंट्रिक डिस्टेंस लार्जर है, तो वो स्मॉलर लोड भी आपके मेंबर को फेल कर सकता है। और लोड आपका ज्यादा है, इसेंट्रिक डिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां पे आपका मेंबर जो है वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम जब लार्ज इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो कंक्रीट आपका जो है वो बाद में फेल होता है, स्टील आपका पहले यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंचता है, तो उस मेंबर को हम लार्ज इसेंट्रिक मेंबर कंसीडर करेंगे। Yani for large eccentricities, the failure is initiated by yielding of steel reinforcement. Hence, total stresses in the steel bar will be equals to the yielding strength of material. So, furthermore, smaller eccentricity, जैसे मैंने बताया कि smaller eccentricity is the distance when मैक्सिमम ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ कंप्रेसिव फोर्सेस, और जिसकी वजह से आपका मेंबर जो है वो क्रशिंग में फेल होता है, कंक्रीट स्ट्रेंथ उसकी रप्चर कर जाती है, स्टील आपका जो है वो स्टिल सर्वाइव कर सकता है, उसके अंदर यील्डिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो मजीद हैंडल हो सकती हैं। तो उस केस में हम मेंबर को जो है स्मॉलर इसेंट्रिक मेंबर या स्मॉल इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। अब पहले केस के अंदर हमने देखा कि जो आपकी टॉप फाइबर थी उससे बाहर की तरफ आपकी इसेंट्रिक फोर्स या फोर्स जो है मेजॉरिटी वहां एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस है उसके सराउंडिंग में या उसके बिल्कुल नजदीक जो है वो एक नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, जिसका ई डैश डिस्टेंस है, यानी कि उसके फोर्स से डिस्टेंस से लेके बॉटम फाइबर तक का जो रिइंफोर्समेंट तक डिस्टेंस है उसको हम ई डैश से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो फोर्सेस हैं, वो जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं कि जो सी डैश है, सी एस डैश is representing the compressive steel, CS is representing the tensile steel, CC is representing the concrete steel, concrete strength, and PN basically is the nominal load, जो जिस लोकेशन के ऊपर nominal load एक्ट कर रहा है। उसके बाद जब हम इसका स्ट्रेन प्रोफाइल या स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस की वजह से अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस डेवलप नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो क्योंकि आपकी कंक्रीट के अंदर तमाम स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिममली कंक्रीट हैंडल कर रहा है, क्योंकि लोड जो है वो आपका सेंटर के बिल्कुल पास है, इसेंट्रिसिटी बहुत कम है, तो उस केस को हम कंसीडर करते हैं एज अ स्मॉलर इसेंट्रिसिटी मेंबर। और इक्विवेलेंट फोर्सेस आपके किस तरह से अप्लाई होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो स्मॉलर एंड लार्जर इसेंट्रिसिटी के बाद कोड्स ने हमें एक और इसेंट्रिसिटी जनरेट कराई या इसेंट्रिसिटी सजेस्ट की, जिसका नाम दिया गया बैलेंस इसेंट्रिसिटी। A balance for any cross section of given dimensions and material strength values, there is one specific eccentricity such that a force applied at that distance will cause a failure by simultaneous yielding of tensile steel and crushing of material, crushing of concrete. तो कोड क्या कहते हैं कि जब आप दोनों फोर्सेस लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं तो स्टील फेल हो जाता है, कंक्रीट आपका सरवाइव कर जाता है। अगर आप स्मॉलर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं तो कंक्रीट क्रश कर जाता है, स्टील अभी मजीद लोड बियर कर सकता था। तो कोड कहते हैं कि व्हाई नॉट गो फॉर द बैलेंस्ड इसेंट्रिसिटी, जहां पे दोनों मटेरियल, दोनों इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, दोनों आप अपना एक प्रॉपर रोल प्ले करें, जिसकी वजह से हमें एक जो प्रोडक्ट मिल रही है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। तो वहां पे द सब्जेक्ट लोड इज ट्रांसफर्ड एज अ बैलेंस्ड लोड। जो नॉमिनल स्ट्रेंथ थी, नॉमिनल लोड था, उसको एज अ बैलेंस्ड लोड के तौर पे ट्रीट किया गया। लोड लार्जर देन बैलेंस्ड नॉमिनल लोड अप्लाइड एट अ स्मॉलर इसेंट्रिसिटी EB cause a compression failure. Load smaller than nominal load balance applied at eccentricity larger than the balance eccentricity cause a tension failure. यहाँ पे जो कंप्रेशन फेल्यूर और टेंशन फेल्यूर की जो डेफिनेशंस बनाई गई वो इस तरह से कि एक वैल्यू हमारे पास थी जो कि बैलेंस इसेंट्रिसिटी है बेसिकली, अगर उससे आपकी इसेंट्रिसिटी स्मॉलर है तो मेंबर आपका जो है वो कंप्रेशन फेल्यूर कंसीडर होगा, यानी उसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो स्मॉलर कंसीडर होगी और लार्जर लोड जो है वो मेंबर कैरी कर सकता है, इवन लार्जर देन द बैलेंस लोड। और यही कंडीशन अगर आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस जो है वो आपका बहुत ज्यादा है बैलेंस इसेंट्रिसिटी से, तो स्मॉलर लोड मेंबर कैरी करेगा, तब भी मेंबर आपका टेंशन में फेल हो जाएगा, टेंशन फेल्यूर अपीयर होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज की और बैलेंस इसेंट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया।
बैलेंस इसेंट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो एक न्यूट्रल स्ट्रेसेस या स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई गई वो इस तरह से कि जो बॉटम फाइबर है उसके अंदर यील्डिंग स्ट्रेंथ्स हैं, टॉप फाइबर के अंदर कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स हैं, और सी बी इज द सेंट्रल डिस्टेंस, सेंट्रॉइड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप फाइबर, जिसको हमने बैलेंस्ड सेंट्रॉइडल डिस्टेंस का नाम दिया। और यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस इसेंट्रिसिटी का इरप्ट होता है, क्योंकि आपने देखा पीछे कि अगर आपके पास लार्जर इसेंट्रिसिटी है तो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रही थी, स्ट्रेंथ प्रोफाइल इंक्लाइन फॉर्म में बन रहा था, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी कम हो जाती थी तो हमारे पास जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमारे पास जो स्ट्रेस ब्लॉक बन रहा था वो टोटली जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहे थे। तो यहाँ पे बैलेंस के कॉन्सेप्ट से हमारी जो वैल्यूज हैं वो दोबारा जो है ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर हमने कंसीडर और ट्रांसफर करते हैं। So now we have a load movement interaction diagram. So when a normal force is applied on a RC short column, the following cases may arise according to the location of normal force with respect to the centroid. कि जब हमारे पास एक शॉर्ट कॉलम है उसके सेंट्रॉइड के ऊपर कोई भी लोड एक्ट करता है तो कोई भी फॉलोइंग केसेस में से कोई भी एक केस अपीयर हो सकता है। सो हम कंसीडर करते हैं कि एक एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स थ्योरेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि सेंट्रॉइड या प्लास्टिक सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कोई यूनिएक्सियल और बायएक्सियल लोडिंग नहीं है, सेंट्रॉइड में से वो पास हो रहा है जिसके ऊपर इसेंट्रिसिटी जीरो है और मूवमेंट जीरो है, सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स है। सो फिगर 1A के अंदर फोर्स रिप्रेजेंटेड भी है। हम उसके अंदर कंडीशंस देखते हैं कि नॉमिनल कंडीशंस आपकी किस तरह से अप्लाई होती है जब इसेंट्रिसिटी आपकी वेरी कर रही होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है पॉसिबली कि मैक्सिमम नॉमिनल एक्सियल लोड, जब आपका नॉमिनल एक्सियल लोड मैक्सिमम एक्ट कर रहा हो, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेक्शन विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कि एक पॉसिबल हाईएस्ट फोर्स है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्ट कर रही है और कम से कम इसेंट्रिसिटी है, यानी कि प्लास्टिक सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू एसीआई हम नॉमिनल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो टोटल एक्सियल कंप्रेशन लोड का 80% कंसीडर करेंगे फॉर द राइट कॉलम केस, और 85 कंसीडर करेंगे हम स्पाइरल रिइंफोर्स्ड कॉलम्स के लिए, जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस करा है, शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन भी करा है। और इस केस में आपका जो फेल्यूर होगा मेंबर का वो कंक्रीट क्रशिंग एंड स्टील यील्डिंग का कम्युलेटिव फेल्यूर होगा, जो कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट केस कहलाएगा, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नॉमिनल एक्सियल लोड विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी एक्ट कर रही होती है। इसी तरह से सेकंड केस हमारे पास है कंप्रेशन फेल्यूर, यानी कि आपका कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंक्रीट क्रश हो जाए, उसको हम कंप्रेशन फेल्यूर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दिस इज द केस व्हेन द लार्ज एक्सियल फोर्स इज एक्टिंग एट द स्मॉलर इसेंट्रिसिटी, यानी कम से कम इसेंट्रिसिटी है, फोर्स बहुत ज्यादा था, हायर फोर्स है, तो नॉमिनल इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर है टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रो बैलेंस्ड, क्या आपकी जो रो बैलेंस सॉरी नॉमिनल बैलेंस लोड के बराबर है जब वैल्यूज, तो उस केस में आपका फेल्यूर जो है वो कंक्रीट क्रशिंग की वजह से होगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेन्स इन कंक्रीट जो हैं वो 0.003 से एक्सीड कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्टील जो है मजीद स्ट्रेंथ बियर कर सकता था, लेकिन हमारा जो कंक्रीट है वो क्रश कर जाए, तो इसको हम सेकंड क्राइटेरिया या सेकंड केस कंसीडर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है बैलेंस्ड कंडीशन, जब हमारे पास लार्जर इसेंट्रिसिटी एंड स्मॉलर इसेंट्रिसिटी के दरमियान हम कोई बैलेंस इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करें, जिसके अंदर हमारा टारगेटेड जो स्ट्रेन है कंक्रीट के अंदर वो लिमिट या मैक्सिमम की जाए 0.003 तक, और स्टील जो है वो मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेन के इक्वल की जाए, तो उस केस के अंदर आपका जो बैलेंस इसेंट्रिसिटी है वो बैलेंस्ड मोमेंट डिवाइड बाय बैलेंस्ड लोड हो जाता है, और फेल्यूर जो है वो कम्युलेटिव कंबाइंड फेल्यूर हो रहा होता है, जिसमें कंक्रीट क्रश हो जाता है और स्टील जो है वो यील्ड हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया या बैलेंस्ड कंडीशन जो है वो कहलाती है। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया हमारे पास टेंशन फेल्यूर है। दिस इज द केस व्हेन स्मॉलर लोड एक्टिंग एट द लार्जर इसेंट्रिसिटी, यानी कि आपका जो लोड है वो सेंट्रॉइड से काफी दूर तक एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम इसको लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। स्मॉलर लोड की वजह से लेटरल डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका स्टील कोलैप्स कर जाता है, कंक्रीट स्टिल सर्वाइव है, कंक्रीट स्टिल लोड बियर कर सकता है, तो उस केस को हम जो है वो टेंशन फेल्यूर कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्योर फ्लेक्चर है, जो कि बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसा सेक्शन जो है वो अपीयर होता है। दिस इज द section in the case subjected to only bending movement, no any axial compressive force is acting on the member, so the eccentricity is assumed to be at infinity, कि eccentricity जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि लोड आपका
एक बीम के एंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है और कॉलम आपका अदर एंड के ऊपर है, तो उस केस में आपका कॉलम जो है उसके ऊपर टोटली फ्लेक्सुरल लोड एक्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहा होगा उन मेंबर्स की वजह से। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग फेल्यूर, जिस तरह से बीम फेल होता है इसी तरह से फेल्यूर जो है वो अपीयर होता है। ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर रियलिटी लाई करती हैं चीजें। फिफ्थ केस जो है वो रेयर केस है। ये हमारे पास एक स्ट्रेन प्रोफाइल की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जिसको हम लोड इंटरेक्शन डायग्राम के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। आप जीरो से एक लाइन मार्क करते हैं जो कि इसेंट्रिसिटी जब आपकी बैलेंस इसेंट्रिसिटी के बराबर है, तो वहां से ऊपर वाला जो रीजन है वो आपका कंप्रेसिव जोन कहलाता है और बॉटम रीजन जो है वो टेंशन जोन कहलाता है। अगर आपका बॉटम रीजन की तरफ स्ट्रेसेस हैं तो वो आपका क्राइटेरिया जिसके अंदर स्टील फेल हो जाता है, कंक्रीट स्टिल सर्वाइव कर सकता है। और आपका ऊपर वाला जो रीजन है उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या जो आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो बैलेंस स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपका कंप्रेशन के अंदर मेंबर फेल हो जाता है और इसेंट्रिसिटी जो डिस्टेंस है वो हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये स्ट्रेंस की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, किस तरह से हम स्ट्रेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन लोड इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह। इन चीज़ों को मजीद में आपको ड्यूरिंग क्लास या ड्यूरिंग जब डिज़ाइन एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब कॉलम स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम का मजीद एक एग्जांपल है या एक मजीद जो डायग्राम है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरेटिकली, और आपके पास जो है डायग्राम भी एक्सप्लेन्ड है, सारी चीज़ें मजीद आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। सो फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल स्ट्रेंथ अ कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम हैज जनरल शेप एज शोन इन फिगर 2, जो कि आपने पिछली स्लाइड के ऊपर भी देखी, आगे भी एक फिगर आपको गिवन है कि जब आपका कॉलम डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रेंथ और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जब लोड को फेस करता है तो किस तरह की एक इंटरेक्शन डायग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डेवलप होती है। सो एनी पॉइंट ऑन द कर्व सच एज ए रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यूज पी एन एंड एम एन, कि आप कहीं पे भी उस कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट मार्क करते हैं ए, तो वहां पे आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक नॉमिनल लोड होगा, दूसरी नॉमिनल मूवमेंट होगी, जिसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ थ्योरी विल फेल द मेंबर, कि हम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि नॉमिनल लोड जो है वो आपका कितना है, अगर बैलेंस लोड से ज़्यादा है तो क्या मेंबर हमारा फेल हो रहा है या नहीं हो रहा, उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। सो कर्व स्टार्ट्स एट 0 विद स्ट्रेंथ पी नॉट, जिसको हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड कंसीडर कर रहे हैं, ऑफ अ कंसेंट्रिकली लोडेड मेंबर, कि आपका कंसेंट्रिकली लोडेड मेंबर है, सिंपल हम उसको पॉइंट ए ओ 0 टू पी नॉट हम उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं। पोर्शन जो OB of the curve है pertains to the range of small eccentricity in which failure is initiated by the crushing of concrete, कि आपका जो अपर जोन है जो जिसके अंदर इसेंट्रिसिटी स्मॉलर है OB पोर्शन के अंदर, वो अभी हम देखते हैं पिक्चर के अंदर, तो वो आपका कंप्रेसिव जोन कहलाता है जहां पे आपका फेलियर जो है वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से होता है। पॉइंट B जो है उसको हम बैलेंस्ड कंडीशन कंसीडर करते हैं, देयर विल बी साइमल्टेनियस फेलियर बाय क्रशिंग एंड यील्डिंग ऑफ स्टील। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, मजीद आगे उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फॉर एग्जांपल आपका वर्टिकल एक्सिस में नॉमिनल लोड है और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे मूवमेंट है। कोई भी एक पॉइंट हमने ए मार्क की तो जो ए पॉइंट है वहाँ पे हमें पी एन ए और एम एन ए दो वैल्यूज मिले, एक नॉमिनल मूवमेंट एट ए पॉइंट और लोड नॉमिनल एट ए पॉइंट। और यहाँ से जो आपका ओ बी का रीजन है टॉप से जो आ रहा है, इस रीजन को हम कंप्रेशन जोन रीजन कहते हैं, जहाँ पे आपका क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल्यूर अपीयर होता है। जो आपका बी टू सी जोन है ये आपका टेंशन जोन कहलाता है, जिसके अंदर आपकी जो है वो फेल्यूर टेंसाइल की वजह से होती है। जो थर्ड ट्रांजिशन रीजन है उस पॉइंट को बेसिकली हम बैलेंस्ड कंडीशन ट्रीट करते हैं, जहाँ पे आपका फेल्यूर बैलेंस इसेंट्रिसिटी की वजह से दोनों मटेरियल एट अ टाइम फेल हो रहे होते हैं। रीजन 1 के अंदर मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं, जो कि हमने जैसे फार्मूला डिस्कस किया कि इसेंट्रिसिटी जब आपकी कम से कम हो और मैक्सिमम नॉमिनल लोड अप्लाई कर रहा हो तो उस केस के अंदर आप 80% ट्रीट करते हैं फॉर द केस ऑफ टाइड कॉलम्स एंड 85% हम ट्रीट करते हैं फॉर द केस ऑफ स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम्स। सेक्शन 2 जो है ए टू बी पोर्शन, ये रीजन 2 कहलाता है, जिसके अंदर कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन होते हैं। अगेन कि वहाँ पे आपकी इसेंट्रिसिटी जो है वो हायर होती है, लेकिन लोड जो है वो हमारा अगर ज़्यादा है तो इवन उस केस के अंदर इसेंट्रिसिटी कम से कम है, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस के अंदर हमारा मेंबर जो है वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट के अंदर फेल हो रहा होता है। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास बैलेंस कंडीशन है, उसके नीचे जो रीजन्स हैं बेसिकली वो हमारे सेक्शन है जो आपके टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, जिनके अंदर आपकी स्टील की वजह से मेंबर जो है वो फेल होते हैं, कंक्रीट स्टील वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है।
जैसे डायग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया कि O to B पोर्शन हमारा क्या था, कंप्रेशन कंट्रोल्ड पोर्शन था जिसके अंदर आपका कंप्रेशन फेलियर अपीयर हो रहा था, और B to C पोर्शन जो है वो टेंशन पोर्शन कहलाता है जिसके अंदर फेलियर आपका यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से अपीयर होता है। जो पॉइंट C है उसको हम इन कर्व के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मूवमेंट कैपेसिटी m0 से, जिसके अंदर आपका नॉमिनल लोड जो है टोटली नॉमिनल लोड 0 होता है, मैक्सिमम मूवमेंट आपकी जो है वो कैपेसिटी मैक्सिमम मूवमेंट की वजह से फेलियर होती है। एनी इंक्लाइन लाइन थ्रू द ओरिजिन हैज अ स्लोप द रेसिप्रोकल ऑफ व्हिच गिव्स द सेंट्रोइडल इसेंट्रिसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ नॉमिनल लोड एंड नॉमिनल मूवमेंट। सो इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू नॉमिनल मूवमेंट डिवाइड बाय नॉमिनल लोड। So furthermore, for any eccentricity, अगर इसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो, कोई भी वैल्यू हो, there is a unique pair of values Pn and Mn that will produce a state of incipient failure. Load and moment combination lying inside the curve will not cause failure. अगर कर्व के अंदर आपकी दोनों वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो उस केस के अंदर हमारा जो फेल्यूर है मेंबर जो है वो सेफ साइड के ऊपर है। अगर उसी लाइन के ऊपर फॉल कर रही है या आउटसाइड ऑफ द कर्व फॉल कर रही हैं तो वहां पे हमारे फेल्यूर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप मार्क करें वहां पे आपको दो वैल्यूज मिल रही होती हैं। सो इट मे बी नोटेड दैट इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन फेल्यूर सच एज OB, लार्जर द एक्सियल लोड स्मॉलर इज द मूवमेंट। वो तो हमारे पास कर्व के अंदर के हिसाब से था कि जितनी मूवमेंट आपकी लोड बढ़ता जा रहा है, आपका कर्व घूम के वापस आ रहा है तो मूवमेंट की वैल्यू कम से कम है। सो इंक्रीज ऑफ वेयर एज इन द रीजन ऑफ टेंशन फेल्यूर रिवर्स इज ट्रू, i.e. द लार्जर विल बी द एक्सियल लोड एंड लार्जर द मूवमेंट कैपेसिटी। तो आपका ट्रांजिशन जोन के लिए जो आपका नीचे टेंशन फेल्यूर जोन है उसके अंदर आपकी दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं। इंक्रीज ऑफ एक्सियल कंप्रेशन इंक्रीजेस द मूवमेंट कैपेसिटी एज लॉन्ग एज टेंशन गवर्न्स द फेल्यूर, कि जैसे ही टेंशन जोन के अंदर आप एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स को बढ़ाते जाते हैं मूवमेंट कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है और यील्डिंग फेल्यूर जो है वो अपीयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सो उसके बाद इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से जब कंडीशंस और इक्वेशंस हमारे पास डिफरेंट आ गई कि इसेंट्रिसिटी किस तरह से लोड को मूवमेंट को कॉलम को चेंज करती है, फेल कराती है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एंड ACI प्रोविजंस जो हैं, सेफ्टी प्रोविजंस, वो क्या थी कि स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इन अ कॉलम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लेटरल रिइंफोर्समेंट। ट्राइड कॉलम के लिए जो 5 फैक्टर है वो 0.70 है और 5 फैक्टर जो स्पाइरल कॉलम के लिए वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हमारे पास 0.75 है। सो द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इन कंप्रेशन इज लोअर देन दैट ऑफ फ्लेक्चर और 0.9 हम कंसीडर करते हैं, एंड शेयर के लिए हम 0.85 कंसीडर करते हैं। यानी कि आपका जो कंप्रेशन मेंबर है उसके लिए आपने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, यानी सेफ्टी मार्जिन हमारी बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 25 to 30%। और यहाँ पे आपके जो शेयर और फ्लेक्शन मेंबर्स के अंदर हम सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं वो 10 to 15% होती है। तो ये हमारे पास जनरल एक गाइडलाइंस थी कि हम ACI के हिसाब से स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम वगैरह को किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद अभी मजीद हमारे पास जो आगे बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं उनको जब हम समझते जाएंगे तो सारी चीज़ें मजीद आपको क्लियर होती जाएंगी। सो नाउ वी हैव अ कॉलम्स एंड वी आर कंसीडरिंग द बैलेंस्ड कंडीशन, जिसके अंदर आपका बैलेंस इसेंट्रिसिटी, बैलेंस मूवमेंट एंड बैलेंस लोड्स हैं, और रेक्टेंगुलर सेक्शंस हैं। उन रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए हम किस तरह से बैलेंस कंडीशंस वगैरह कंसीडर करते हैं। Now we have a balanced condition for rectangular sections. A balanced condition occurs in a column when the load is applied on the section and produces at nominal strength a strain in concrete of about 0.003 and fiber strain जो स्टील के अंदर है वो हमारे पास होती है यील्डिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द टेंशन बार्स। सो उसके लिए जो हमारे पास मजीद बैलेंस सेक्शन के लिए जो एक्सप्लेन्ड स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप है कि हम C कंसीडर करते हैं। लेट द C इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस, कि हम C को न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं फ्रॉम द टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक इन द स्ट्रेन डायग्राम। और अगर आप स्ट्रेन डायग्राम अगली पिक्चर के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो वहां पे हमें नजर आता है कि CB या C बैलेंस्ड डिवाइडेड बाय DT ओवरऑल डेप्थ up to the tension bars will be equals to the strain in concrete divided by strain in concrete plus strain in steel. तो whereas modulus of elasticity of steel basically is 29,000 KSI, हमने इक्वेट किया है दो ट्राइंगल्स को और ये इक्वेशन रिलेशनशिप बनाया। अगर इसको आप मजीद सॉल्व करें तो CB will be equals to 87 into DT over 87 plus
Fy यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी। द डेप्थ इक्विवेलेंट कंपैरेटिव ब्लॉक, अगर हम कंपैरेटिव ब्लॉक जो बनाते हैं उसके अंदर जो A बनता है वैल्यू वो हमारी हो जाती है बीटा 1 इंटू CB, और बीटा 1 बेसिकली इज द कांस्टेंट फैक्टर और CB जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो 87/87 प्लस Fy इंटू बीटा 1 इंटू dt, और बीटा 1 जो है वो 0.85 हम कंसीडर करते हैं नॉर्मली फॉर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 KSI। अगर आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है तो उस केस में आप 0.05 जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर 3000 PSI हो जाती है तो हमारी जो कॉन्क्रीट जो बीटा 1 की वैल्यू है वो 0.0 और 0.80 हो जाएगी। अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके अंदर आपको नजर आ रही है कंपैरेटिव बार्स हैं, टेंशन बार्स हैं, प्लास्टिक सेंट्रॉइड आपको नजर आ रही है, और जो कंप्रेसिव बार से टॉप फाइबर तक डिस्टेंस उसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और प्लास्टिक जो इसेंट्रिसिटी है या आपको जो नॉमिनल लोड है वो इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर नजर आ रहा है, वो हम सेंट्रॉइड से इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, और ई डैश हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट से जो बैलेंस लोडिंग है या नॉमिनल लोड है वहां तक हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। dt भी आपको नजर आ रहा है, और h इज द टोटल डेप्थ एंड b इज द टोटल विड्थ ऑफ द सेक्शन। जब हम इसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं तो दो रेक्टेंगल्स बनती हैं हमारे पास। अपर जोन में कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो 0.003 हैं, और स्टील जो लोकेशन के ऊपर है वहाँ पे स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस इन compression steel और strains in compression steel and strains in the bottom steel, और CP is the distance from the centroid या न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस है। जब हम इसको स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंट स्ट्रेस ब्लॉक हमने कंसीडर किया, जिसको हम विड्थ ओवरऑल AB से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, टॉप फाइबर 0.85 FC डैश, और जो C फोर्स है इज द सेंट्रॉइड ऑफ द कंक्रीट फोर्स, जिसको हम 0.85 FC डैश इंटू AB और इंटू B से रिप्रेजेंट कराते हैं, और हमारे पास जो आपका CS फोर्स है वो कंपैरेटिव स्टील का है, और T जो फोर्स है वो आपका टेंसाइल स्टील का है। जो T और CC के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू D माइनस AB बाई 2, कि आपका D टोटल डेप्थ थी, AB माइनस 2 AB डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारा हाफ ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक हो जाता है। तो ये मजीद चीज़ें मैं आपको क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वी कंसीडर द डिफरेंट फोर्सेस, कि हमारे पास जो आप पिछली डायग्राम अगर देखें तो चार फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक बैलेंस लोड जो कि नॉमिनल मूवमेंट की वजह से था, कंपैरेटिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट एंड कंपैरेटिव फोर्स ड्यू टू स्टील, प्लस जो टेंशन फोर्स ड्यू टू स्टील। तो यहाँ पे हमारे पास चार फोर्सेज हैं जिनको इक्वेट करना है आपने जीरो के बराबर, क्योंकि दो फोर्सेज आपके जो हैं वो एक डायरेक्शन में है और दो जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, दो जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि टेंशन स्टील जो है वो इनवर्स है, कंप्रेसिव है, और टेंसाइल जो फोर्स है वो आपका एज अ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास जो CC फोर्स था वो 0.85 FC डैश AB के इक्विवेलेंट है, T इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू FY, CS जो कंप्रेसिव फोर्स है स्टील का वो एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेसेस इनटू द स्टील माइनस 0.85 FC डैश। और यहाँ पे हमारे पास जो मजीद कंडीशंस थी, FS डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 87 C माइनस D डैश डिवाइड बाय C शुड बी लेस देन इक्वल्स टू FY। अगर मोर देन FY है तो हम FY ही कंसीडर करेंगे, और बैलेंस लोड जो हमारे पास टोटल बैलेंस इक्वेशन बनी, सारी वैल्यूज हमने उसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास जनरलाइज जो इक्वेशन ड्राइव हो रही है वो आपको नजर आ रही है नीचे। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, कंसीडरिंग द बैलेंस इसेंट्रिसिटी EB इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड एंड E डैश इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील, के E डैश हमारे पास टोटल हम जो है वो रिप्रेजेंट करा रहे हैं डिस्टेंस, जिससे हम E इसेंट्रिसिटी एक्चुअल प्लस D डबल डैश हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम फार्मूलाज वगैरह में पुट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ बैलेंस इसेंट्रिसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द मोमेंट्स अबाउट द प्लास्टिक सेंट्रॉइड। तमाम फोर्सेस का आप प्लास्टिक सेंट्रॉइड के हिसाब से मूवमेंट लेते हैं तो ओवरऑल आपके पास जो एक वैल्यूज़ जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो है बैलेंस इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो जनरलाइज्ड इक्वेशन वी हैव बैलेंस्ड लोड इनटू बैलेंस्ड इसेंट्रिसिटी, यानी कि बैलेंस्ड मूवमेंट, जिसको प्रोडक्ट विल बी बैलेंस मूवमेंट इज इक्वल्स टू कंपैरेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स से लेके सेंट्रॉइड ऑफ प्लास्टिक सेंट्रॉइड तक लेना है, प्लस CS इसका प्लास्टिक सेंट्रॉइड डिस्टेंस, प्लस T इंटू D डबल डैश यानी कि प्लास्टिक सेंट्रॉइड डिस्टेंस। इसको मजीद मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आपने जस्ट फोर्स के सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये सारी चीज़ें जो है वो मजीद इजीली आप फिगर और डायग्राम को देख के निकाल सकते हैं। उसके बाद हम तमाम फोर्सेस जो हमारे पास वैल्यूज थे, बैलेंस्ड मूवमेंट फोर्स था या बैलेंस फोर्स था, CC फोर्स था, CS फोर्स था और
टेंसाइल फोर्स था, उन फोर्सेस की हमने वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो जनरलाइज इक्वेशन जो हमारे पास बनी वो बैलेंस मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू बैलेंस लोड इनटू बैलेंस इसेंट्रिसिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स, जिसका जो एक्चुअल फार्मूला था फोर्स निकालने का 0.85 FC-AB था, और D माइनस A बाई 2 माइनस D डैश इज द सेंट्रोइडल perpendicular distance from the plastic centroid to the that force. उसके बाद area of steel in compression zone into Fy minus 0.85 FC dash is the फार्मूला फॉर द कंप्रेसिव फोर्स, जो कि आप स्टील की वजह से निकालते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी माइनस डी डैश माइनस डी डबल डैश प्लस टी फोर्स आपका स्टील की वजह से है, जो कि एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम कंसीडर करते हैं, और डी डबल डैश इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से आपकी ओवरऑल इक्वेशन से जो आपके पास मूवमेंट की वैल्यू आएगी उसको आप बैलेंस मूवमेंट से या बैलेंस लोड से डिवाइड करके आपके पास बैलेंस इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। सो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन द सेम प्रोसीजर अप्लाइज, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्चुअल एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन विद FY60 KSI कैन बी assumed as 0.65 और 0.75। So now we have a design example। जो हमने डिस्कस किया इक्वेशंस वगैरह उनको हम किस तरह से रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, ये एग्जांपल आपको मजीद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। डिटरमाइन द बैलेंस्ड कंप्रेसिव फोर्स, बैलेंस कंप्रेसिव फोर्स आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद वी हैव टू डिटरमाइन द बैलेंस इसेंट्रिसिटी एंड बैलेंस मूवमेंट फॉर द सेक्शन गिवन एज शोन इन फिगर, एंड कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वी हैव 4000 PSI एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ वी हैव 60000 PSI। और ये हमारे पास वैल्यूज हैं। जो सेक्शन गिवन है वो 14/22 इंचेस का है। वी हैव 4 नंबर 9 बार्स एट द एज द कंप्रेशन इन्फोर्समेंट एंड 4 नंबर 9 बार्स एट द टेंशन इन्फोर्समेंट। Plastic centroid is basically 8.5 inches in both sides and 2.5 inches from both sides. We have cover and up to the distance from the centroid। और ये हमारे पास जो बैलेंस्ड लोड आपको नजर आ रहा है वो PB, हम इसेंट्रिक बैलेंस्ड लोड आपका कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड टू द लोड, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्लास्टिक मूवमेंट और प्लास्टिक जो है वो इसेंट्रिसिटी भी, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस लोड भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में से हमने जो है फाइंड आउट करना है चीज़ों को कि हमारे पास जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस कंडीशन ये सेक्शन हमारा किस तरह से एक्ट करेगा इन रियल लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस प्लास्टिक सेंट्रॉइड की स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंस हैं जो बैलेंस सेक्शन के अंदर वो कंक्रीट स्ट्रेंस हम 0.003 कंसीडर करते हैं, और यील्डिंग स्ट्रेन हमारे पास FY और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि आप अगर FY 60,000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29,000 अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू 0.00207 आती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29,000 KSI है, तो यानी कि 29,000 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो यील्डिंग स्ट्रेन आ जाएगी स्टील के अंदर। तो ये सेक्शन सारी चीज़ें गिवन हैं। हमने 4 फोर्सेस कंसीडर किए, जहाँ पे बैलेंस लोड अप्लाई हो रहा था वहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस फोर्स कंसीडर किया। कंक्रीट कंप्रेसिव ब्लॉक वी हैव 0.85 FC डैश, AB इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, CC इज द कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स, CS इज द स्टील कंप्रेसिव फोर्स, और T इज द स्टील टेंसाइल फोर्स। ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई की। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। सो अगेन सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द बैलेंस कंडीशन के स्ट्रेंथ हमारे पास कंक्रीट के अंदर कितनी है, स्टील की स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की दोनों वैल्यूज़। उसके बाद हमने लोकेट किया न्यूट्रल एक्सिस को, जिसका फार्मूला हमारे पास था CB इज इक्वल्स टू 87 और 87 प्लस FY इंटू DT। 87 और 87 प्लस FY हमारे पास 60 था, और DT हमारे पास टोटल जो है वो डेप्थ ऑफ द सेक्शन फ्रॉम टेंशन इन्फोर्समेंट टू द टॉप फाइबर वो 19.5 था। सही, तो हमने जब वैल्यूज को पुट किया वी गॉट 11.54 इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रोइड टू द टॉप फाइबर। उसके बाद हम जो स्ट्रेस ब्लॉक था उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, जिसका नॉर्मली हम फार्मूला यूज करते हैं β1 इंटू CB डिस्टेंस। तो A जो है वो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करा रहा है, CB हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 11.54 इंचेस, और बीटा जो है वो हम कंसीडर करते हैं 0.85। लेकिन अगर बीटा आपका 0.85 है 4000 PSI कंक्रीट के लिए, अगर 4000 PSI से कंक्रीट रिड्यूस हो जाती है तो आप फैक्टर जो बीटा है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं बाय कंसीडरिंग 0.05 रिडक्शन एट 1000 PSI रिडक्शन इन कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास था फार्मूला 0.85 इंटू 11.54, और जो स्ट्रेस ब्लॉक का जो हमारे पास वैल्यू आई वो 9.81 इंचेस आ गई। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कंप्रेशन स्टील को चेक करते हैं कि आया कंप्रेशन स्टील जो है वो यील्ड हो चुका है या वो स्ट्रेसेस जो हैं वो मजीद बियर कर सकता है। उसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम से 2
ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर किया, एक स्मॉलर ट्राइंगल जिसके अंदर आपकी स्ट्रेन है कंप्रेशन स्टील की, और एक उससे बड़ा ट्राइंगल जो बाहर आपको नजर आ रहा है। तो strain in compression steel divided by strain in steel, strain in concrete should be equals to C minus C, क्योंकि आपके पास ओवरऑल ट्राइंगल की डेप्थ है, माइनस डी डैश, आप कवर माइनस कर देते हो क्योंकि ऊपर वाला कवर, क्योंकि आपका C जो कंपैरेटिव स्टील फोर्स है उसकी लोकेशन तक हमने आना है, डिवाइड बाय C जो कि आपकी टोटल बाहर वाले ट्राइंगल की डेप्थ है। तो इस फार्मूले के सी और सी डैश की वैल्यूज हमारे पास हैं, कॉन्क्रीट स्ट्रेन भी है, हमने वैल्यूज पुट की और स्ट्रेन हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.00235 आ गई। और अगर हम ये देखें कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो हमारे पास 0.00207 है, जो कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यील्डिंग स्ट्रेस का रेशो निकालते हैं, तो इससे वैल्यू जो है वो हमारी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्क्रीट स्टील जो आपने कंपैरेटिव स्ट्रेस में यूज़ किया है वो यील्डिंग स्ट्रेस क्रॉस कर चुका है। या तो एक ये चीज़ हमारे पास है, और दूसरा चेक हम स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं कि कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस कितनी है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, 87 इंटू सी माइनस डी डैश डिवाइड बाई सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू यील्डिंग स्ट्रेस। अगर यील्डिंग स्ट्रेस से कम है तो जो वैल्यू आएगी उसको हम यूज़ करेंगे, अगर यील्डिंग स्ट्रेस से ज़्यादा है तो हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर करना है। तो जब हमने फार्मूला पुट किया तो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस हमारे पास आई 68 KSI, जो कि 60 KSI से ज़्यादा है, सो देयरफॉर हम 60 KSI ही यूज़ करेंगे डिज़ाइन पर्पस के लिए। उसके बाद हमने कंपैरेटिव फोर्सेस, जो तमाम फोर्सेस एक्ट कर रहे थे मेंबर के अंदर, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। कॉन्क्रीट कंपैरेटिव फोर्स हमारे पास 0.85 FC-AB था, सी कंपैरेटिव फोर्स हमारे पास वैल्यू आई 0.85 फॉर कॉन्क्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, ए हमारे पास 9.81 है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास सेक्शन की 14 इंचेस है, तो सी हमारे पास फोर्स आ गई 467 के। इसी तरह से टेंशन स्टील का जो फोर्स था वो हमने कैलकुलेट किया, टी फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो हमारे पास 240 के आ गया। कंप्रेशन स्टील फार्मूला क्या था, कंपैरेटिव स्ट्रेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, सॉरी एरिया ऑफ कंपैरेटिव स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ माइनस 0.85 FC डैश। आपके पास तमाम वैल्यूज हैं। 4 नंबर 8 की बार्स थी, तो एरिया ऑफ स्टील जो है वो हमारे पास 4 नंबर 9 की बार, सॉरी एक बार का एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाय 4 बार्स हैं, 60 FY हमारे पास, क्योंकि अगर यहाँ पे FY हम नहीं रखते थे तो जो वैल्यू आपकी प्रीवियस स्टेप के अंदर FS डैश की आती वो हमने कंसीडर करनी थी। माइनस 0.85 FC डैश आ गया 3.4, टोटल CS फोर्स हमारे पास आ गया 226.4 के। उसके बाद हम बैलेंस्ड लोड एंड बैलेंस इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन क्या थी कि बैलेंस लोड विल बी इक्वल्स टू कंपैरेटिव कॉन्क्रीट कंपैरेटिव फोर्स प्लस कंपैरेटिव स्टील फोर्स माइनस टेंसाइल स्टील फोर्स। तमाम वैल्यूज हमने रखी, तो बैलेंस लोड हमारे पास आ गया 453.4 के। सो फर्दरमोर द बैलेंस्ड मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस्ड मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू बैलेंस्ड लोड इनटू बैलेंस इसेंट्रिसिटी। ये बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमें अभी भी अननोन है, तो हम बैलेंस लोड नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारे पास वही तीनों फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमारे पास मूवमेंट्स आ जाएंगी, और वो मूवमेंट्स हमारी बैलेंस मूवमेंट के इक्वलेंट हो जाएंगी। जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वल किया, इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को भी इक्वल ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, कॉन्क्रीट कंपैरेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अप टू द सेंट्रॉइड, प्लास्टिक सेंट्रॉइड से, प्लस कंपैरेटिव फोर्स स्टील की वजह से अप टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड से लेके प्लास्टिक सेंट्रॉइड से लेके बार के सेंटर तक, प्लस स्टील जो आपका टेंशन स्टील है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल जो है फार्मूला डेवलप हुआ। अब हमने सारी वैल्यूज रखी। बैलेंस मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू सीसी फोर्स हमारे पास 467 था इंटू डी 19.5 माइनस ए बाई 2 9.81 बाई 2 माइनस डी डबल डैश 8.5 प्लस सी एस फोर्स 226.4 डी 19.5 माइनस डी डैश 2.5 माइनस डी डबल डैश 8.5 प्लस टी फोर्स 240 इंटू डी डबल डैश 8.5। तो बैलेंस्ड मूवमेंट हमारे पास आ गई 567.8 के, और ये हमारे पास टोटल बैलेंस मूवमेंट आ गई। अब बैलेंस मूवमेंट हमारा किसके बराबर होता है, टोटल जो बैलेंस लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। तो वही वाला फार्मूला हमने यूज किया, तो इसेंट्रिक बैलेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बैलेंस मूवमेंट डिवाइड बाय बैलेंस लोड। बैलेंस मूवमेंट हमारे पास 6810
0.8 के पिंच थी, डिवाइड बाय बैलेंस लोड हमारे पास 453.4 के था, तो बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमारे पास 15 इंचेस आ गई। तो अब उसके बाद हम ओवरऑल रेशो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन फाई हम यूज़ करते हैं 0.65 टू 0.85 के दरमियान। तो अगर आप फाई की कोई भी एक वैल्यू चूज़ करते हैं तो बैलेंस लोड हमारे पास टोटल आ जाता है 294.7 के, और जो आपकी बैलेंस्ड मूवमेंट है वो आ जाती है 368.9 के फिट। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई। उसके बाद वही हमने डायग्राम कंसीडर की, उस डायग्राम के अंदर हमने तमाम फोर्सेस, तमाम जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंसेस थे, ए की वैल्यूज थी, तमाम फोर्सेस को हमने अप्लाई किया। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद था कि आपका मेंबर अगर 15 इंचेस से कम इसेंट्रिसिटी है, जो आपकी वैल्यू आई है, तो अगर उससे कम इसेंट्रिसिटी है तो कहने का मकसद जो है वो ये है कि मेंबर आपका बैलेंस्ड फेल होगा, यानी दोनों मेंबर्स एज अ कम्युलेटिव जो है वो डिस्कस करेंगे, कम्युलेटिवली फेल होंगे। अगर इसेंट्रिसिटी आपकी 15 इंचेस से ज़्यादा होगी या जो आपकी वैल्यू आई है उससे ज़्यादा होगी, तो स्मॉलर लोड के ऊपर कॉलम जो है वो आपका टेंसाइल में फेल हो जाएगा। तो ये हमारा था डिज़ाइन एग्जाम्पल फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शंस। उसके बाद अगर हम बैलेंस कंडीशन को छोड़ देते हैं, बैलेंस कंडीशन के बाद हमारे पास इसेंट्रिक लोडिंग आ जाती है कि बैलेंस से अगर हमारी इसेंट्रिसिटी कंडीशन जो हैं वो वेरी कर जाती हैं, तो उस केस में हम डिज़ाइन एग्जांपल्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं अब हम सॉल्व करते हैं या डिस्कस करते हैं कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। So now we have a column sections under eccentric loading for the two cases when compression or tension failure occurs. अब इसेंट्रिसिटी कंडीशन में हमारे पास ये ऑलरेडी फाइनल तय था कि आपके जो लोड्स हैं या आपके जो मेंबर्स हैं वो अंडर इसेंट्रिसिटी, यानी अगर स्मॉलर इसेंट्रिसिटी होगी तो कंक्रीट फेल हो जाएगा, स्टील जो है वो मजीद स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है। लेकिन अगर हम लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते थे तो वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें जो लोड है वो स्मॉलर लोड लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर है, तो मेंबर जो है वो हमारा जल्दी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्टील टेंसाइल की वजह से फेल होगा। तो उसके लिए मजीद हमारे पास कंडीशंस हैं, बेसिक इक्वेशन सजेस्टेड हैं, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन। सेकंड, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी एक्सिस शुड बी कंसीडर्ड इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा एज ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम यही दो मेजर रीजंस या मेजर इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉलो करते हैं। उसके बाद रेफर टू फिगर नंबर 2 जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, उसको डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशंस में बी एस्टैब्लिश। अब कंडीशंस वही हैं जो आपको प्रीवियस डिटेल में समझाने का मकसद था। सारी चीज़ें जो हमने स्ट्रेस ब्लॉक बनाया, स्ट्रेन ब्लॉक बनाई, जो नॉमिनल लोड एक्ट किया एट बैलेंस इसेंट्रिसिटी, एट स्मॉलर इसेंट्रिसिटी अभी करेंगे, या इसेंट्रिक लोडिंग के लिए, तो वहाँ पे जो डेरिवेशंस थी या जो फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए वो हमारे फार्मूलाज उसी एक इक्वेशन से थे। तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो इजी हो जाएगा। अब ये आगे वाले जो प्रोसीजर्स हैं ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं बैलेंस कंडीशन से, तो यहाँ पे हमारे फार्मूलाज और डेरिवेशंस भी उसी तरह से ड्राइव होंगी जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया। तो यहाँ पे पहले कंडीशन क्या थी, नंबर 1, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक फोर्स हमारे पास नॉमिनल लोड का आएगा, दूसरा कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस का, कॉन्क्रीट एज अ कंप्रेशन, उसके बाद स्टील एज अ कंप्रेशन और स्टील एज अ टेंशन। तो यहाँ पे स्टील एंड नॉमिनल लोड, स्टील एज अ टेंशन और नॉमिनल लोड दोनों जो है वो आपके टेंसाइल में पॉजिटिव टेंसाइल मूव कर रहे होते हैं, और कॉन्क्रीट एंड स्टील जो है एज अ कंप्रेसिव मूव कर रहे होते हैं। तो दोनों चारों का जो सम है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फार्मूलाज ड्राइव कराए थे, सीसी क्या होता है, उसके बाद सीएस क्या था, टेंसाइल स्टील क्या था, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे। अब हम मूवमेंट लेंगे जैसे हमने पिछले केस में लिया। अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी इक्वल हो जाएगी बाकी इक्वेशन के। बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके सीसी फोर्स है d-a/2, और दूसरा आपके पास सी एस d-d/, और तीसरा फोर्स था टी फोर्स। टी फोर्स हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने मूवमेंट ली है किसी भी एक अननोन फोर्स की लोकेशन पे। जैसे आपके पास सिंपली रेक्टेंगुलर सेक्शंस होते हैं या सिंपली सपोर्टेड मेंबर होते हैं, जब दोनों सपोर्ट्स अननोन हो तो हम किसी एक सपोर्ट के ऊपर लोड लेते हैं ताकि जो है वो हमारा दूसरा फोर्स, उसी सपोर्ट वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए और अदर फोर्स हमें वैल्यू मिल जाए। उसके बाद अदर फोर्स जब हमें वैल्यू मिल जाती है तो जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट ली थी मेन एरिया ऑफ स्टील की लोकेशन पे, टेंशनल फोर्स की लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपके पास बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो आपका जो टी फोर्स है वो 0 हो जाता है। तो ये जनरल एक कॉमन इक्वेशन डेवलप हुई, इसको मजीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की
अब जब हम कंडीशंस को पढ़ रहे थे, इसेंट्रिक लोडिंग यहाँ पे कहने का मकसद कि जो पीएन लोड है वो आपका एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी के ऊपर है, और ई डैश हमने एक मेजर इसेंट्रिसिटी बनाई जो कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट टू द सेंटर ऑफ लोडिंग है, जो लोडिंग आपकी अप्लाई हो रही है मेंबर के अंदर। तो ये हमारे पास डायग्राम थी। मजीद हम किस तरह से फोर्सेज अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कराया हूँ। हमने मूवमेंट जो लिया वो टेंसाइल फोर्स की लोकेशन पे लिया। तमाम डिस्टेंसेज आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको आप अपनी तरफ से नाम दे दो, किसी को डी डैश, किसी को डी डबल डैश, किसी को सिंपल डी, किसी को एच, किसी को जो है वो ई, किसी को ई डैश, किसी को सी और किसी को ए। अगर आप इन पैरामीटर्स को चेंज भी कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जब जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे उन पैरामीटर्स को एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड कंडीशंस आपने कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल इक्वेशंस और कंडीशंस हैं जो कि मजीद आपको डिटेल में समझ में आ चुकी होंगी, अदरवाइज मैं आपको क्लास में मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह से हमारे पास मजीद इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ई डैश टोटली हमारा क्या हो जाता है, जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है प्लस डी डबल डैश। डी डबल डैश एक्चुअली रिप्रेजेंट करा रहा था प्लास्टिक सेंट्रॉइड से बॉटम स्टील तक का डिस्टेंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ा है पीछे। उसके बाद ई डैश हम टोटली फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इस फार्मूले से भी निकालते हैं तो निकाल सकते हैं ई विल बी, जो ई डैश विल बी इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी जो कि आपका प्लास्टिक सेंट्रॉइड से मेन फोर्स तक का डिस्टेंस है, प्लस डी ओवरऑल डेप्थ माइनस एच बाई टू। आप माइनस कर दोगे तब भी वही वैल्यू ई डैश की आ जाएगी फॉर सिमेट्रिकल रीइंफोर्समेंट के केस में। सो डी डबल डैश बेसिकली इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड टू द बॉटम स्टील जो आपका सेंटर तक है। उसके बाद अगर हम पिछली इक्वेशन को दोबारा रिवाइज करें तो आपने जस्ट क्या किया है, ई डैश नॉमिनल लोड के साथ मल्टीप्लाइड था, वो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया है, बाकी कंडीशंस वही हैं। इवन इसी तरह से अगर हम कंक्रीट के सेंटर पे मूवमेंट लेते हैं, अगर हम कंक्रीट के सेंटर पे मूवमेंट लेते हैं तो बाकी आपकी सारी जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से बन जाती हैं कि नॉमिनल लोड शुड बी नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिक डिस्टेंस माइनस डी माइनस ए बाई टू, और टी फोर्स डी माइनस ए बाई टू माइनस सी एस फोर्स ए बाई टू माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू जीरो। और मजीद इक्वेशन को सॉल्व करें तो नॉमिनल लोड की इंटेंसिटी भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने क्या किया है, सी सी फोर्स जहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ द कॉन्क्रीट का फोर्स अप्लाई हो रहा है ए बाई टू डिस्टेंस के अंदर स्ट्रेस ब्लॉक में, उस पॉइंट के ऊपर हमने मूवमेंट्स लिए हैं तीन फोर्सेस की। तीन फोर्सेस कौन कौन से हैं, टोटल 4 फोर्सेस थे। जिस फोर्स की पॉइंट पे आप मूवमेंट लेते हो वो फोर्स आपका अननोन है, तो फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 3 फोर्स बचते हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने उस लोकेशन के हिसाब से घुमाना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये आपके मजीद मुझे लगता है इतना आपके मुश्किल नहीं काम है जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो मजीद डिटेल में। एग्जैक्टली इसी तरह से क्वांटिटी जो आप ई डैश की निकालते हो सिमेट्रिकल सेक्शन में, अगर हम दोनों आपके सिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, बॉटम स्टील और टॉप स्टील दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ पे आपकी जो बॉटम स्टील के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो भी आपकी जो मेजर कंप्रेशन स्टील की स्ट्रेसेस हैं उनके इक्वलेंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं यील्डिंग स्ट्रेस के। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट की हैं। तो टोटल जनरली इक्वेशन आपकी एरिया ऑफ स्टील आप इस इक्वेशन से किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको इक्वेशन मिल गई है। सो उसके बाद हमारे पास इसेंट्रिक कंडीशन के अंदर दो चीज़ें हैं। इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर एक टेंशन फेल्यूर है, दूसरा कंप्रेशन फेल्यूर है। जब हम टेंशन फेल्यूर को एलेबरेट करते हैं तो टेंशन कंडीशंस हम किस तरह से लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए जाते हैं। और टेंशन फेल्यूर अगर नहीं है, कंप्रेशन फेल्यूर है, तो हम किस तरह से फार्मूलाज वगैरह को कंसीडर करते हैं। तो पहले हम टेंशन फेल्यूर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर कंप्रेशन फेल्यूर को भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास है टेंशन फेल्यूर, यानी कि जो इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई होती है कॉलम्स के अंदर, तो टेंशन फेल्यूर कैसे अपीयर होता है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि कॉलम जब एक लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर एक स्मॉलर लोड एक्ट करे तो कॉलम आपका स्टील की यील्डिंग की वजह से फेल हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, दे भी चुका हूँ, क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। So column section fails due to yielding of steel and crushing of concrete when the strain in steel exceeds the yielding strain। जो आपकी yielding strain है उससे आपके स्टील के अंदर और कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ जाएं तो आपका मेंबर फेल हो जाता है ऑफ कोर्स। So in this case the nominal strength will be less than the balanced load and normal eccentricity will be less than, or eccentricity is greater than balanced eccentricity। इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है, लोड कम है, बैलेंस लोड से नॉर्मल लोड जो एक्ट कर रहा है वो कम है, और इसेंट्रिसिटी जो है वो बैलेंस इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा है, तो उस केस को हम यील्डिंग ऑफ मटेरियल या टेंशन फेल्यूर कंसीडर करते हैं। Because it is difficult in some cases to predict if tension or compression controls, it is assumed that the tension failure will occur when E is greater than D।
जब आपकी इसेंट्रिसिटी टोटल डेप्थ से इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल होगा, वो 100% टेंशन फेल होगा। अदरवाइज हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आया ये मेंबर हमारा टेंशन फेल होगा या कंप्रेशन फेल होगा। और उसके बाद हमारे पास आती है, इस अजम्पशन को हम बाद में चेक भी करते हैं, तो द जनरल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। इट इज फर्दर इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। जो मजीद हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि जो आपको चीज़ें हैं मजीद वो क्लियर हो जाएंगी। So now we have a column sections under static loading when we have a tension failure। तो उसके लिए हम मजीद कंडीशंस को किस तरह से डिज़ाइन एग्जांपल्स को हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन फेल्यूर के लिए जो टेंशन स्टील है उसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप्स के अंदर हम तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह को कंसीडर करते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल जितने हमारे सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो कंसीडर करके उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेशंस वगैरह हम अज्यूम करते हैं। इसी तरह से सी फोर्स और सी फोर्स और टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई, ये हम ऑलरेडी पिछली जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस थी इन द बैलेंस कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे। वही मेथड्स और वही फार्मूलाज हमने कंसीडर करने हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर हम मूवमेंट लेते हैं कि जो हमारा नॉमिनल मूवमेंट या नॉमिनल लोड है उनकी सेंट्रिक डिस्टेंस क्या है। उसके बाद जो सी फोर्स है और सी फोर्स है, क्योंकि हम स्टील की जो मेजर इन्फोर्समेंट है उसकी लोकेशन के हिसाब से मूवमेंट ले रहे होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप मूवमेंट लेते हैं तो वो फोर्स हमारा ख़त्म हो जाता है। और ये ई डैश हम किस तरह से निकालते हैं, ई डैश की वैल्यू हमारे पास किस तरह से पैरामीटर्स में आती हैं। उसके बाद इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेट करके एक फॉर्मल या जनरल जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो कि सी सी प्लस सी एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई डैश इंटू सी सी डी माइनस ए बाई 2 प्लस सी एस इंटू डी माइनस डी डैश। तो ये सारी तमाम की इक्वेशन जो है वो जनरेट होती हैं। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन। इन ए सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ सी सी, सी एस एंड टी एंड सॉल्व फॉर द ए। अगर आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल हैं सी एस और सी सी और सी और टी का, तो इन वैल्यूज को एक्यूमुलेट करने के बाद आप ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड डिग्री इक्वेशन वगैरह कंसीडर करते हैं जो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सी 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 एस एंड टी, और इक्वेशन को हम मजीद रिवाइज कर देते हैं कि लेट्स सपोज जो मेजर हमारे पैरामीटर्स थे वो ए की वैल्यू हमने कंसीडर की 0.425 एफ सी डैश बी। उसके बाद बी जो है वो हमारा हो जाता है 0.85 एफ सी डैश बी ई डैश माइनस डी। उसके बाद सी का पैरामीटर की वैल्यू क्या है, तो ये तमाम हमने जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अगर एक की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो ये इक्वेशन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मजीद हम जब डिज़ाइन एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं और नॉमिनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंप्रेशन स्टील्स का हम मजीद चेक अप्लाई करेंगे कि ओवरऑल यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास। यील्डिंग स्ट्रेंथ के बाद हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन को चेक करते हैं कि इधर टेंशन कंट्रोल हो रही है या नहीं। जब आपकी सेंट्रिसिटी बैलेंस सेंट्रिसिटी से ज़्यादा है या नॉमिनल जो लोड है वो बैलेंस लोड से कम है, उस केस को हम जो है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि कंक्रीट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, स्टील के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, और हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर का जो कांस्टेंट फार्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द कॉलम हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं। So now we have a design example, eccentric loading under tension failure। जब हम टेंशन फेल्यूर की बात करते हैं तो हमारे पास लार्जर इसेंट्रिसिटी की बात आती है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करा है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, और स्मॉलर लोड एक लार्जर इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर जब एक्ट करता है तो मेंबर आपका टेंशन फेल्यूर को फेस करता है। सो वी हैव अ डिज़ाइन एग्जांपल। अगर आपको पीछे कोई भी स्लाइड्स के अंदर कन्फ्यूजन्स रह गई हों तो वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मजीद क्लियर हो जाएंगी। So determine the nominal comparative strength from a section as shown in figure in which we have a eccentric distance, eccentricity we have 20 inches। eccentricity जो प्लास्टिक सेंट्रॉइड से आपका जो लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर वो 20 इंचेस के ऊपर आपकी तमाम इंटेंसिटीज अप्लाई हो रही हैं। तो उस केस के अंदर बाकी आपका सेक्शन जो है वो रिइंफोर्समेंट्स हैं। 4 नंबर 9 बार्स की बार जो है वो टेंशन जोन के अंदर हैं और 4 नंबर 9 की बार कंप्रेशन जोन के अंदर हैं। Concrete comparative strength we have 4000 psi and steel we have 60,000 psi। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इस डिज़ाइन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि आया मेंबर हमारा टेंशन को फेस करता है फेल्यूर को या कंप्रेशन फेल्यूर जो है वो इसके अंदर अपीयर होता है।
सबसे पहले स्टेप में हमने चेक किया कि हमने डिस्कस किया था कि अगर इसेंट्रिसिटी आपकी टोटल इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है तो नॉर्मली मेंबर आपका टेंशन को फेस कर रहा होता है या टेंशन फेल्यूर अपीयर हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ 19.5 इंचेस है और इसेंट्रिसिटी 20 इंचेस है, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल्यूर जो है वो अपीयर करवा सकता है। सो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील विल बी ग्रेटर देन द यील्डिंग स्ट्रेन एंड द स्ट्रेस जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो यील्डिंग स्ट्रेस से ज्यादा है या यील्डिंग स्ट्रेस के इक्विवेलेंट है। सो हमने सेकंड कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम फोर्सेस कंसीडर किए। इक्विलिब्रियम फोर्सेस की हम ऑलरेडी कंडीशंस पीछे डिस्कस कराए थे कि सीसी फोर्स हमारा 0.85 FC-AB है, वो हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए पैरामीटर मिसिंग है तो टोटल हमारे पास 47.6 वैल्यू आ जाती है टोटल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से हमारे पास सी एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सी एस के बाद डी की वैल्यू फाइंड आउट की और नॉमिनल लोड की जो इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दी है, तो टोटल पैरामीटर जो हमारे पास वैल्यू बची है वो 47.6 ए माइनस 13.6 जो है वो वैल्यू हमारे पास बच जाती है। इसी तरह से इस डायग्राम के अंदर तमाम फोर्सेस को हमने लाई कराया जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कराए थे। सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं, जो पीछे डिज़ाइन एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, उनको भी एक दफ़ा देख लें। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मजीद आपको डिटेल्स में ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्टील जो टेंशन स्टील था उस लोकेशन के हिसाब से हमने मूवमेंट लिया। तो हमने ऑलरेडी पीछे जो इक्वेशन ड्राइव की थी वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल थी, वो इक्वेशन हमने उठाई, इसके अंदर तमाम पैरामीटर्स के हमने वैल्यू रखे और नॉमिनल लोड की जो इक्वेशन वैल्यू हमारे पास आती है वो 32.56 ए माइनस 0.835 ए स्क्वायर प्लस 135, ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है और यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना है। अगेन इस इक्वेशन को हमने जस्ट जो रीअरेंज किया, उसके बाद 0.835 से आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, आपके पास जो पैरामीटर बचा वो ए स्क्वायर प्लस 18 ए माइनस 178 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो एक की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक की एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में आ रही होती है। हमने पॉजिटिव वैल्यू 7.1 इंचेस कंसीडर की और इसको हमने फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन इसके अंदर वैल्यू एक की हमने जब पुट की है 7.1 तो पी एन हमारे पास लोड आ जाता है 324.4 के एंड नॉमिनल मूवमेंट हमारे पास आ जाती है पी एन इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस टोटल 540.67 की फिट वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली उसी तरह से हम कंप्रेशन स्टील को चेक करते हैं कि इधर कंप्रेसिव स्टील भी यील्ड हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की, सी इज इक्वल टू ए ओवर बीटा 1, तमाम वैल्यूज हमने पुट की। उसके बाद स्ट्रेन आपने फाइंड आउट की, टोटल स्ट्रेन आपने वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखे, तमाम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंस के अंदर स्टील में जो वैल्यू आई वो सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय सी इंटू स्ट्रेन 0.003 जो स्ट्रेन कॉन्क्रीट का था, ये हमने वैल्यूज पुट किए। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ से ये वैल्यू हमारी यील्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रही है, तो उस केस के अंदर हम कंप्रेशन स्टील जो है वो यील्ड हो रहा है। नाउ चेक द स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील। टेंशन स्टील के अंदर भी स्ट्रेन हमने चेक की है, तो टोटल हमारे पास डी माइनस जो आपके पास डी डबल डैश डिवाइड बाय डी डबल डैश इनटू स्ट्रेन, आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.004 जो कि अगेन यील्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। सो इफ कंप्रेशन स्टील डज नॉट यील्डेड यूज एफ एस डैश एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। अगर आपका एफ एस डैश जो है वो ज्यादा आ जाता है या कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो ऊपर वाला है वो हमारा यील्ड नहीं करता, कंपैरेटिव स्टील स्टिल सर्वाइव कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है, तो वहाँ पे हमने जो वैल्यू हमारे पास स्ट्रेसेस की आ रही हैं वही हमने यूज़ करनी है। अदरवाइज हम जो कंपैरेटिव जो स्ट्रेसेस हैं कंपैरेटिव स्टील के अंदर उनको उनके बजाय हम जो है वो यील्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया। स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के लिए आप वैल्यू को अज्यूम भी कर सकते हैं और स्ट्रेन की वैल्यू से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है। स्ट्रेन हमारा 0.65 से लेके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.85 के दरमियान होता है। आप डायरेक्टली वैल्यू को अज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वैल्यू चूज़ की वो 0.817 है। उसके बाद नॉमिनल लोड हमारे पास आ जाता है और नॉमिनल मूवमेंट यानी कि अल्टीमेट कैपेसिटीज बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हमारे पास जो लोड आए नॉमिनल लोड आ गया 264.9 के और नॉमिनल मूवमेंट हमारे पास आ जाती है 441.7 के फिट। तो ये तमाम इंटेंसिटीज आपके पास आ गई हैं। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पीछे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी सॉल्व कराए। यहाँ पे एग्जांपल की थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसीजर्स और इक्वेशंस वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आपको मजीद जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से सुने, इस लेक्चर को भी अच्छे से सुने। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो ड्यूरिंग क्लास लेक्चर सेक्शन आप डिस्कस कर सकते हैं।
अब अगर एग्जांपल 1 से हम कंपेयर करें तो वहां पे बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमारे पास 15 इंच थी और टोटल यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 20 इंच है। देयरफॉर हम कंपेयर करते हैं या कंसीडर करते हैं कि मेंबर हमारा जो है वो टेंशन फेल्यूर को फेस करेगा। तो द सेम रिजल्ट्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बी एंड सी गिवन इन द अर्लियर इक्वेशंस, जो कि आपने पहले सॉल्व की थी। उन इक्वेशन से भी आप इंटेंसिटीज को निकाल सकते हैं। हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपने दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। तमाम इंटेंसिटीज आने के बाद हमने इस इक्वेशन के अंदर या इस डायग्राम के अंदर तमाम फोर्सेस वगैरह की वैल्यूज वगैरह को हमने लाई कर दिया, शो करा दिया। तमाम वैल्यूज आपको क्लियरली नजर आ रही हैं यहाँ पे। So now we have a column sections under eccentric loading. Under eccentric loading के अंदर compression failure हमने डिस्कस करना है, टेंशन फेल्यूर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, उसकी ड्राइव इक्वेशंस क्या थी, उसके बाद हमने कौन से मेथड्स को फॉलो किया डिजाइन करने के लिए और कंडीशंस हमारे पास क्या थी। अब हम कंप्रेशन फेल्यूर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी हैव अ कॉलम सेक्शंस अंडर eccentric loading एज अ कंप्रेशन फेल्यूर। जब कंप्रेशन फेल्यूर की बात आती है तो हमारा लार्जर लोड, इवन बैलेंस लोड से ज़्यादा लोड स्मॉलर इसेंट्रिसिटी से यानी बैलेंस इसेंट्रिसिटी से कम इसेंट्रिसिटी हो, तो उस केस के अंदर हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन फेल्यूर फेस करता है। If the compressive applied force exceeds the balance force or the eccentricity is less than balance eccentricity, the compression failure is expected. In this case, compression controls and the strain in concrete will reach maximum strain of 0.003, whereas the steel strain is less than the yielding strain, यानी कि concrete आपका क्रश कर जाएगा और स्टील जो है वो स्टिल सर्वाइव करेगा और स्टील जो है वो मजीद स्ट्रेन को बियर कर सकता है। So a large part of the column will be in compression. So the neutral axis move toward the tension side, toward the tension steel, increasing the compression area, and therefore the distance to the neutral axis C is greater than the balanced C. तो जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ, जो ट्राइंगल डायग्राम हम बनाते हैं स्ट्रेन डायग्राम की, और जो बैलेंस्ड सी डिस्टेंस था न्यूट्रल एक्सिस तक का उससे ज्यादा हो जाता है सी का डिस्टेंस, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द कंप्रेशन और टेंशन फेल्यूर व्हेनेवर अ सेक्शन इज गिवन। कंप्रेशन फेल्यूर कैन बी अज्यूम्ड इफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 2d/3, यानी कि 2/3 ऑफ द डी से अगर कम है तो उस केस में हम कंप्रेशन फेल्यूर को एक्सपेक्ट करते हैं। हाउएवर इट शुड बी चेक लेटर जब हम लोड को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट इंटेंसिटीज वगैरह भी गिवन है, उन इंटेंसिटीज और इक्वेशंस को हम यूज करके जो है वो डिज़ाइन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास मजीद डेटा और कैलकुलेशंस के बाद जो चीज़ें आ रही होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो डायग्राम थी बैलेंस इसेंट्रिसिटी वाली डायग्राम, और उसके बाद बैलेंस सेक्शन की डायग्राम को जैसे हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन में करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स द टेंशन साइड, और कंप्रेशन का जो जोन है वो एरिया ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो सी है वो सी बी से ज़्यादा हो जाता है। इस केस में हमारा जो फेल्यूर है वो कंप्रेशन फेल्यूर अचीव होता है। उसके बाद जब हम टॉप फाइबर के ऊपर कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती हैं, और जो बॉटम फाइबर के अंदर स्टील की स्ट्रेंथ है वो यील्डिंग स्ट्रेंथ से कम होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक ट्रायल सॉल्यूशन प्रोसीजर है उसके अंदर हम किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेट करते हैं न्यूट्रल एक्सिस को कि सी बी जो डिस्टेंस है वो हमारा किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। सी बी इज इक्वल्स टू 87 dt ओवर 87 प्लस एफ वाई। उसके बाद हम नॉमिनल लोड कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जितने भी फोर्सेज आपके पास अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फोर्सेज की हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। उसके बाद हम मोमेंट्स लेंगे अबाउट द टेंशन स्टील, जो आपका मेन टेंशन स्टील में बार है वहां पे हम उस डिस्टेंस को या उस पॉइंट को फोकस करके हमने तमाम फोर्सेस की मूवमेंट्स लेनी है और इक्वेशन ड्राइव करनी है। Nominal load into eccentricity should be equals to Cc force due to concrete into perpendicular distance plus Cs force due to steel in the compressive zone into the perpendicular distance। उसके बाद हमारे पास जो T फोर्स है उसका perpendicular distance ऑफ कोर्स 0 हो जाता है। नीचे आपके पास ई डैश आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई डैश बेसिकली इज इक्वल्स टू ई प्लस डी माइनस एच बाई टू व्हेन एज द एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील, यानी दोनों एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन एंड इन टेंशन जोन अगर इक्वल हैं तो उस केस में आपका ई डैश हो जाएगा ई प्लस डी डबल डैश। सो इन जनरल सी सी हमें ऑलरेडी फार्मूला है, सी एस का फार्मूला गिवन है और एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ एस हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये सारी कंडीशन हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर आए हैं। उसके बाद हमारे पास हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम अ वैल्यू फॉर सी सच दैट द सी इज मोर देन सी बैलेंस, calculated in the step 1, calculate a factor is equals to
बीटा 1 इंटू सी, ये हम कैलकुलेशंस करते हैं मजीद और अज्यूम करते हैं कि एफ एस डैश शुड बी इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि जो आपका कंपैरेटिव स्टील है वो भी यील्ड हो चुका है या यील्डिंग के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। तो वहाँ पे हम जो सी फैक्टर को अगर अज्यूम करते हैं तो उस बेस पे हमने जो है वो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ए इज इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू सी, और बीटा 1 की वैल्यू जो है वो 0.85 हम अज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो है मजीद अगर जो ए की वैल्यू जो आएगी सी अजम्पशन के बाद, तो उसको हम रीचेक भी कर रहे होंगे एंड में दोबारा सॉल्यूशंस के बाद। उसके बाद हम एफ एस फाइंड आउट करेंगे। एफ एस हमारे पास जो है वो स्ट्रेस इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है इक्वेशन, और ये आपकी अगर यील्डिंग स्ट्रेस से कम है तो उस केस के अंदर जो हमारी सी की वैल्यू है बेस्ड ऑन अजम्पशन हम उसी वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज, और उसके बाद फाइनली जो 7th स्टेप के अंदर हम कंप्रेशन स्टील यील्डिंग की चेकिंग करेंगे वैल्यू। उसके बाद कंपैरेटिव स्टील के अंदर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप नंबर 8 के अंदर हम बैलेंस इसेंट्रिसिटी और बैलेंस जो लोड है उनसे हमारे जो नॉर्मल लोड और नॉर्मल इसेंट्रिसिटी को कंपेयर करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी जो है आइदर कंप्रेशन फेल्यूर के क्राइटेरिया में जा रही है या टेंशन फेल्यूर के, उसके बाद हम नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास इन कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन शुड बी नॉर्मली जो है वो सेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो 0.002 से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करके जो नॉमिनल कैपेसिटीज हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल प्रोसीजर्स था, इन प्रोसीजर्स को हमने फॉलो करना है, और आगे एक डिज़ाइन एग्जांपल है हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ही डिज़ाइन एग्जांपल सारा कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा आपको ये सारे तमाम स्टेप्स वगैरह जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। So the question statement here we have determine the nominal comparative strength. जो nominal comparative strength हमने calculate करनी है from a section as shown in figure, जिसकी eccentricity जो है वो 10 इंचेस से कम है। अब 10 इंचेस से कम eccentricity प्रीवियस केस में हमारे पास जो प्रीवियस डिजाइन टेंशन फेल्यूर था उसमें 20 इंचेस की गिवन थी, और जो उससे पहले हमने बैलेंस का फाइंड आउट किया था उसमें हमारे पास 15 इंचेस वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो जनरल कंडीशन है उसको फॉलो करना है कि अगर इसेंट्रिसिटी जो है वो डेप्थ ऑफ द सेक्शन से ज़्यादा है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल्यूर को फेस कर रहा होता है, और अगर इसेंट्रिसिटी आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन से कम है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो नॉर्मली कंप्रेशन फेल्यूर को फेस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी 10 इंचेस गिवन है, इस स्टेज के ऊपर जो है वो नॉमिनल लोड एक्ट कर रहा है। कंप्रेशन स्टील हमारे पास 4-9 नंबर की बाज हैं और टेंशन स्टील भी 4-9 नंबर की बाज हैं। टोटल सेक्शन हमें वही जो प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहा है वही सेक्शन है, जैसे इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इसेंट्रिसिटी को चेक किया, शुड बी लेस देन 2/3 ऑफ द डी। अगर 2/3 ऑफ डी से कम है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन को जो है वो फेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ डी हमारा 13 इंचेस है, इसेंट्रिसिटी हमें जो है 10 इंचेस की गिवन है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मेंबर जो है वो कंप्रेशन में फेल होगा। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के हिसाब से हम न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करते हैं। सी बैलेंस विल बी इक्वल्स टू 87/87 प्लस एफ वाई इंटू डी टी। हमारे पास तमाम वैल्यूज गिवन है, सी भी हमारे पास 11.54 इंचेस आ गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, 4 फोर्सेस हैं, नॉमिनल लोड है, प्लस आपके पास जो है वो टी फोर्स जो टेंशन फोर्स है, दोनों जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कंपैरेटिव फोर्सेस 2 आ रही हैं, कंक्रीट की वजह से और एक स्टील की वजह से। तो चारों फोर्सेस को हमने सम करना है, 2 पॉजिटिव फोर्सेस हैं, 2 नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिनका सम जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने जो है वो इक्वेशन बनाई Pn इज इक्वल टू सी सी प्लस सी एस माइनस टी, और सी सी हमें ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, उसके अंदर वैल्यूज को हमने पुट करना है। सी एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी कंडीशन हमें डिस्कस कराए थे, उसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। उसके बाद आपने टी के अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे पैरामीटर स्टिल मिसिंग है, फर्स्ट में हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास सारी चीजें गिवन है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास जो है वो एफ एस की वैल्यू गिवन नहीं है, एफ एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पी एन की जनरल इक्वेशन जो है वो 47.6 ए प्लस 226.4 माइनस 4s जो है वो इक्वेशन जनरेट हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर आप मूवमेंट्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्टील की लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट किया, जनरल पीएन की वैल्यू जो है आई वो हमारे पास डबल रूट इक्वेशन बनी। उसके बाद हमने सी की वैल्यू अज्यूम की, सी की वैल्यू अज्यूम करने के बाद सी बी जो हमारे पास 11.54 आया था। ए की वैल्यू हमने रिवाइज की, ए की वैल्यू जो हमने चेक की सी के हिसाब से वो फर्स्ट जो हमारे पास ए की वैल्यू है उससे अगर सिमिलर आ रही है तो उस केस में हमारी जो सी की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो सब्सटीट्यूट ए इन इक्वेशन नंबर 1, और इस तरह से हमने जो है वो नॉमिनल कैपेसिटी फाइंड की।
नॉमिनल कैपेसिटी के बाद हम एफएस कैलकुलेट करते हैं। एफएस के लिए हमारे पास सी का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था जो कि वैल्यू 39.13 आ गई, जो कि स्ट्रेंस, अब उसके बाद हम स्ट्रेंस कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंस हमारे पास 0.00135, उसके बाद ए और स्ट्रेसेस की वैल्यू हम दोनों पुट करते हैं और पीएन2 वैल्यू हमने फाइंड आउट की 613.9 के, तो विच इज़ वेरी क्लोज टू द कैलकुलेटेड पीएन1, जो कि दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और लेस देन 1% डिफरेंस है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू अज्यूम की थी हमने वो तो सारी वैल्यू सही है। उसके बाद नॉमिनल लोड कैलकुलेट करते हैं, जो नॉमिनल मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू द नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। आपने मल्टीप्लाई की सारी चीज़ों को, आपके पास नॉमिनल लोड आ गया। उसके बाद कंप्रेशन स्टील को हम चेक करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेन डायग्राम, क्या आया स्ट्रेन जो है वो हमारा कंप्रेशन स्टील वो यील्ड हो चुका है या नहीं। ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो हमारा जो कंप्रेशन स्टील है वो भी फेल हो चुका है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थे नॉमिनल लोड की वो बैलेंस लोड से ज़्यादा हैं और इसेंट्रिसिटी बैलेंस इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा है, जो कि हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर सॉल्व किए थे। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन में फेल हो रहा है। उसके बाद हमने 5 फैक्टर या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कंसीडर किया और उस हिसाब से हमने नॉमिनल कैपेसिटीज़ दोनों, नॉमिनल स्ट्रेंथ और नॉमिनल मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा डिज़ाइन था। अब इसको हम जो है वो फिगर के अंदर शो कराएंगे। ये आपके पास कंप्लीट जो है वो डायग्राम है जो डिफरेंट फोर्सेस वगैरह को शो करा रही है। एक की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, एफएस की वैल्यू है। यहाँ पे आप तमाम चीज़ों को वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो है वो प्रोडक्ट बन रही है। So now we have a column sections by using approximate solutions. Approximate solutions कहने का मकसद कि जब आपके पास एक लम्प सम मेजर इक्वेशन गिवन हो, उससे आप डायरेक्टली इंटेंसिटीज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उन approximate solutions को हमने डिस्कस करना है। We have an approximate solutions for column sections. An approximate equation was suggested by Whitney to estimate the nominal compressive strength of short columns when compression controls. जब कंप्रेशन कंट्रोल्स की बात आती है या कंप्रेशन मेंबर्स की बात आती है जो कि सिर्फ कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस को डील कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास एक डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है या डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन है जो कि वाइटनी की तरफ से सजेस्ट की गई थी। इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या कहती है कि पी एन यानी नॉमिनल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू बी एच एफ सी डैश ओवर 3 HE डी स्क्वायर प्लस 1.18 प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इन्फोर्समेंट एफ वाई ओवर ई divided by d minus d dash plus 0.5. So this equation can be used only when reinforcement is symmetrically placed in single layers parallel to the axis of bending. यानी आपके पास सिमेट्रिकल बार्स हैं, कंप्रेशन और टेंशन बार्स सिमिलर हैं या सिमेट्रिकल बार्स हैं, तो उस केस के अंदर वन लेयर्स के अंदर reinforcement प्रोवाइडेड है, तब आपका ये फार्मूला जो है वो वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Second approximate solution या equation was suggested by Su, and this equation is basically Pn minus Pb over P naught minus Pb plus nominal moment over balanced moment whole square या whole power 1.5 should be equals to 1. ये हमारे पास कंडीशन है कि नॉमिनल लोड माइनस बैलेंस्ड लोड शुड बी डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल स्टैटिक या नॉमिनल एक्सियल लोड है माइनस बैलेंस्ड लोड प्लस नॉमिनल मूवमेंट है डिवाइड बाय बैलेंस मूवमेंट है। इसका पावर जब हम 1.5 अप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से भी हम एक नॉमिनल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। Nominal Pn is the nominal strength of the column section and Pb and Mb basically are the nominal balanced movement and balanced load. उसके बाद nominal Mn जो है वो nominal movement है हमारे पास, जो कि nominal load into eccentricity से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P naught बेसिकली इज द नॉमिनल एक्सियल लोड जो कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट कॉलम्स के केस में प्रीवियसली ऑलरेडी किया था। 0.85 एफ सी डैश ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ। तो ये हम ऑलरेडी फार्मूलाज वगैरह लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस कराए थे। AG बेसिकली इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन जो कि आप BH से कैलकुलेट करते हैं, एंड AST इज द नॉन प्रीस्ट्रेस्ड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है जो कि हम रीइंफोर्समेंट नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं सेक्शंस के अंदर। तो इन तमाम कंडीशंस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो ये सजेस्टेड इक्वेशन है सू की, इससे हम एक नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल मूवमेंट्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we have a design example for the approximate solutions and equations. We have to determine the nominal compressive strength. Nominal strength हमने find out करनी है from a section as shown in figure. हमें फिगर गिवन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर की बाज हमें टेंशन इन्फोर्समेंट और 4 नंबर की बाज हमें कंप्रेशन इन्फोर्समेंट में गिवन है 9 नंबर की बाज। तो सेक्शन हमारा जो है वो सिमेट्रिकल है और इसकी सेंट्रिसिटी जो है वो कितनी है, 10 इंचेस सेंट्रिसिटी है। टोटल सेक्शन के डायमेंशन 14 बाय 22 इंचेस हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिस्टेंसेस या डी डिस्टेंस वगैरह भी गिवन है।
जब हम इसकी स्ट्रेंथ प्रोफाइल डायग्राम हमें गिवन है और डिफरेंट फोर्सेस वगैरह भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन डायग्राम्स को आपने इग्नोर करना है। जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी वी हैव 10 इंचेस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। हम ऑलरेडी यही एग्जांपल पीछे सॉल्व कराए हैं, हमने रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। और कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ वी हैव 4000 psi एंड यील्डिंग स्ट्रेंथ वी हैव 60 ksi। ये हमारे पास कंडीशंस है, हमने डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस को यूज करना है और ओवरऑल नॉमिनल स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है। So now we have a solution. First of all, we are using Whitney equation. So Whitney equation के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, टोटल B हमारे पास सेक्शन का 14 इंचेस है, टोटल डेप्थ 22 इंचेस, इफेक्टिव डेप्थ we have 19.5 इंचेस, and depth for top reinforcement we have 2.5 inches. Area of steel and compression bars we have 4 number 9 bars. अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो 4 इंच स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाता है। D minus D dash we have 17 inches, यानी कि center to center distance between the reinforcements we have 17 inches. तो apply करें Whitney equation को. So we have Whitney equation here, Pn is equals to BHFC dash over 3HED square plus 1.18 plus area of steel in compression bars, yielding stress डिवाइडेड बाय E over D minus D dash plus 0.5. हमारे पास सारी चीज़ें पैरामीटर्स ऑलरेडी गिवन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करा है, ऊपर पैरामीटर्स भी हमारे पास हैं. Pn is equals to 14, we have depth, width of the section sorry, and depth we have H is equals to 22 inches, we have concrete comparative strength of 4 kSi. उसके बाद हमारे पास 3 is constant, H is again 22 inches, eccentricity we have 10 inches, D square 19.5 square plus 1.18 plus area of steel we have 4 into 60 yielding stress divided by centric distance we have 10 and D minus D dash we have 17 inches plus 0.5. तो इससे हमें जो इंटेंसिटी मिली वो 643 किप्स की मिली. तो अगर हम नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल के लिए हम 5 फैक्टर या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65 है, मल्टीप्लाई बाय 643 वी गॉट 418 किप्स. तो अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस डिजाइन एग्जांपल से तो Pn कैलकुलेटेड बाय द Whitney इक्वेशन इज नॉट and conservative value in this example, and the value of Pn is equals to 643 is greater than the more accurate value जो कि आपने estimate की थी 612.9 की, calculated by the statics in previous example जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट करा है. यहाँ से हमें एक लमसम आइडिया मिलता है, डायरेक्टली हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक लमसम वैल्यू का हमारा कॉलम ओवरऑल कितना लोड को वेरी कर सकता है या कैरी कर सकता है. So now we have a solution by Su equation. Su equation के लिए हमारे पास नॉमिनल लोड और नॉमिनल बैलेंस्ड लोड हमें चाहिए, बैलेंस मूवमेंट भी हमें चाहिए, और हमारे पास जो इंटेंसिटीज है उनको हमने कंसीडर करना है. हमने जो प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था वहां से हमने बैलेंस्ड लोड और बैलेंस्ड मूवमेंट की वैल्यूज चूज कर ली, जो कि हमारे पास 453.4 किप्स था और बैलेंस्ड मूवमेंट वी हैव 6810.8 किप इंच. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब हम टोटल पी नॉट कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्टैटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 0.85 FC डैश ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल. ये तमाम वैल्यूज आपने पुट करिए. 0.85 कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 kSi, ग्रॉस एरिया वी हैव 14 into 22 इंचेस सेक्शन माइनस एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील वी हैव 4 number 9 bars at the bottom and 4 number 9 bars at the top, so we got 8 inch square plus area of steel again we have 8 and yielding stress we have 60 kSi. तो यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया तो टोटल स्टैटिक इंटेंसिटी हमारे पास 1500 किप्स आ गई. इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं Pn माइनस 453.4 डिवाइडेड बाय 1500 is P नॉट माइनस टोटल जो हमारे पास बैलेंस लोड था 453.4 प्लस 10 इंटू Pn. Pn बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी इस जो हमारे पास नॉमिनल मूवमेंट का फार्मूला आता है, तो नॉमिनल मूवमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नॉमिनल लोड है इनटू इसेंट्रिसिटी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो नॉमिनल लोड हमारे पास ऑलरेडी अननोन है और 10 हमारे पास इसेंट्रिक डिस्टेंस है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय बैलेंस मूवमेंट वी हैव 6810.8, पावर 1.5 शुड बी इक्वल्स टू 1. अगर आप इसको इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड सॉल्व फॉर Pn, वी गॉट एन इक्वेशन ऑफ 0.9555 Pn प्लस 0.05626 Pn power 1.5 is equals to 1433.2 kips. इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और जैसे आपने सॉल्व किया तो Pn इक्वेशन बाय ट्रायल्स वी गॉट Pn is equals to 611 k kips which is very close to 612.9 as calculated by the statics, जो कि वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा क्लोजर वैल्यू अचीव हो रही है. So now we have a rectangular column sections with side bars. अगर side bars वहाँ पे आ जाती हैं तो उस केस में हम rectangular sections को किस तरह से solve करते हैं, उन examples को हम discuss करते हैं.
So in general, we have sometimes we have a columns with the side bars. In some column sections, the steel reinforcement bars are distributed around the four sides. जो हम अभी तक कॉलम डिस्कस कर रहे थे वो टू साइड्स के ऊपर आपके पास मेजर reinforcements थी. समटाइम्स ऐसे केस आ जाते हैं जिसके अंदर हमने चारों कॉलम की साइडों के ऊपर reinforcement bars provide करनी होती हैं. So the side bars are those placed on the sides along the depth of the section in addition to the tension and compression reinforcement, area of steel and area of steel dash, and can be denoted by ASS as shown in figure, जिसको हम area of steel as side bars या side area of steel consider करते हैं. So in this case, the same procedure explained earlier can be applied, taking into consideration the strain variation along the depth of the section and the relative force in the each side bar, either in the compression or in the tension zone of the section. These are added to those of CC, CS and T to determine P and nominal load, which can be computed as follows. कि जितने भी आपके फोर्सेस जो साइड बार्स की वजह से अप्लाई हो रही हैं उनके अंदर आप स्ट्रेंस को फाइंड आउट करेंगे. स्ट्रेंस को फाइंड आउट करने के बाद आप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे. स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के बाद हमने कंप्रेशन जोन के अंदर जो जितने भी साइड बार्स हैं उनकी वजह से जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है. और जितने भी टेंशन फोर्सेस हैं या टेंशन रीजन के अंदर जितने आपके फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनके अंदर हमने जो इंटेंसिटीज हैं उनको फोर्सेस को फाइंड आउट करना है. टोटल कम्युलेटिवली हमने जो है वो तमाम फोर्सेस का सम निकाल लेना है. So generalized equation will be nominal intensity will be equals to Cc as a concrete compressive force plus sum of all the compressive steels, जो स्टील्स आपके साइड बार्स में कंप्रेशन रीजन के अंदर आ रहे हैं उन तमाम स्टील्स को हमने तमाम फोर्सेस को हम सम कर लेंगे, माइनस सम ऑफ ऑल द टेंसाइल फोर्सेस, जितने भी आपके टेंसाइल इन्फोर्समेंट्स हैं उन तमाम इन्फोर्समेंट के फोर्सेस को हम डिडक्ट कर देंगे. जैसा हमने डिस्कस किया समटाइम्स कॉलम्स हमारे पास इस तरह के भी आ जाते हैं जिसके अंदर हम कंप्रेशन स्टील और जो आपकी टेंशन स्टील है इसके अलावा आप साइड बार्स प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट फिगर नजर आ रही है जहाँ पे 6 साइड बार्स हैं, 3 ऑन ईच साइड. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर ए के अंदर. और पिक्चर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव three types of reinforcements. One is the compression reinforcement and second is the tension reinforcement, and two side bars also we have provided here in the section. So side bars in rectangular section, 6 side bars and 2 side bars may be neglected, may not be, but we have to design by considering all types of reinforcements and to evaluate the structural behavior of the member in overall conditions. So for that we have a design example. Determine the balanced load PB and the balanced moment MB and the balanced eccentricity EB for the section as shown in figure 6. फिगर आपको नजर आ रही है नीचे. ऑलरेडी हमने बैलेंस लोड, बैलेंस मूवमेंट एंड बैलेंस इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है. जब हम कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4000 psi एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ 60000 ksi या 60000 psi हम यूज करते हैं तो उस केस में हम साइड बार्स को किस तरह से फोकस करते हैं. जो एग्जांपल आपको नजर आ रहा है नीचे उसके अंदर टोटल 16 10 नंबर की बार्स हैं. 5 ऑन द एज अ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट, 5 एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट एंड 3 साइड बार्स ऑन ईच डायरेक्शन वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. और यहाँ पे आपको टोटल 22 इंचेस बाय 22 इंचेस का सेक्शन गिवन है. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे तो 2.5 इंच कवर वी हैव ऑन द टॉप साइड जो कि सेंटर ऑफ बार से लेके टॉप सरफेस तक है, और 2.5 इंचेस का कवर हमने बॉटम इन्फोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया, यानी 2.5 इंच का चारों तरफ से है. जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन द बार्स वी हैव 4.25 इंचेस, 4.25 inches for other bar and 4.25 inches for third and 4.25 inches for the fourth bar. ये टोटल हमारे पास हो जाता है 4.25 and 4.25 8.5, 8.5 plus 8.5 we have 17 inches, 17 plus 5 we have 22 इंचेस. तो 22 इंचेस का टोटल सेक्शन है. अगर दोनों डायरेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है. सो नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बैलेंस सेक्शन था जो कि हमने ऑलरेडी सिमिलर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया. तो यहाँ पे हमारे पास बी और एच दोनों 22 इंचेस के इक्वल हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल इफेक्टिव डेप्थ 19.5 इंचेस की थी. डी डैश वी हैव 2.5 इंचेस एंड एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन एंड टेंशन वी हैव 6.35 इंच स्क्वायर. 5 नंबर 10 बार्स एंड 6 नंबर 10 साइड बार्स, 3 ऑन ईच साइड. ये हमारे पास टोटल बार्स हैं जिसके अंदर हमने टोटल एरिया ऑफ स्टील जो निकाला है वो कंप्रेशन एरिया ऑफ स्टील है और टेंशन एरिया ऑफ स्टील है. यानी कि आपके 5 नंबर बार जो बॉटम सरफेस के ऊपर लगी हुई हैं और 5 आपके टॉप सरफेस के ऊपर लगी हुई हैं. जो साइड बार्स हैं उनका एरिया फिलहाल हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना.
तो उसके बाद सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को हमने कैलकुलेट किया जो कि सी बैलेंस शुड बी इक्वल टू 87/87 प्लस यील्डिंग स्ट्रेंथ इनटू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ये हमारे पास टोटल सेक्शन था। उसके बाद 87 और 87 यील्डिंग स्ट्रेंथ वी हैव 60 KSI अगर आप यहाँ पे पुट करें, और टोटल जो टेंशन इन्फोर्समेंट की यानी कि जो ओवरऑल डेप्थ है वो हमारे पास 19.5 इंचेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी बैलेंस की वैल्यू आई वो 11.54 इंचेस आ जाती है। सी बैलेंस के बाद हम ए बैलेंस निकालते हैं जो कि स्ट्रेस ब्लॉक का डेप्थ होता है ए, वो हमारे पास है 0.85 यानी बीटा 1 इंटू सी हमारा फार्मूला होता है, तो बीटा 1 0.85 और सी हमारे पास 11.54 था। तो टोटल ए बी यानी ए बैलेंस हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9.81 इंचेस। अब हमने सबसे पहले जो है क्रॉस सेक्शन बना लिया, जो हमारा सेक्शन गिवन था उसका क्रॉस सेक्शन आ गया। क्रॉस सेक्शन के बाद हमने स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ने आप जिस तरह से आपने बनानी होती है आपने बना ली। उसके बाद जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो बेसिकली टॉप सरफेस से 11.54 इंचेस के ऊपर आ रहा है, जो कि आपका सी बी बैलेंस डिस्टेंस था। सी बी हमारे पास 11.54 है। अगर हम 11.54 पे न्यूट्रल एक्सिस रखते हैं तो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी इस तरह से बन रही है, और नीचे वाला जो है वो टेंशन पोर्शन है। इसी तरह से आपने स्ट्रेस ब्लॉक बनाया। स्ट्रेस ब्लॉक आपके पास 9.81 इंचेस उसकी डेप्थ थी, और यहाँ पे नीचे जो है वो आपके टेंसाइल फोर्सेस हैं। तो तमाम को आने के बाद हमने जो टॉप स्टील है उसको स्ट्रेन एस टी या स्ट्रेन S1 से रिप्रेजेंट कराया। जो साइड बार है उसको हमने यहाँ पे सेकंड स्ट्रेन S2 से रिप्रेजेंट कराया, और सेंट्रल जो स्टील है वहाँ पे स्ट्रेन S3 से रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से जो बॉटम जो आपके प्लास्टिक सेंट्रॉइड से नीचे वाली बार्स हैं ये आपका जो है टेंशन सरफेस रीजन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेन 4 हो जाती है, और बॉटम जो आपकी टेंशन इन्फोर्समेंट है जो मेन वहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेन आ जाती है। तो यील्डिंग स्ट्रेन हम T2 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। उसके अपर वाला साइड 1 जो है वो T1 से रिप्रेजेंट हो गया। जो स्ट्रेस ब्लॉक का टॉप सरफेस है वो 0.85 FC डैश। इसके स्ट्रेस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में हमने सीसी फोर्स जो कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया। CS1 आपका टॉप 10 जो कंप्रेशन स्टील है उसको हमने CS1 से रिप्रेजेंट कराया। जो आपके फर्स्ट साइड बार्स हैं फ्रॉम द टॉप रिइंफोर्समेंट टू डाउनवर्ड आपके पास उसको हमने CS2 से रिप्रेजेंट कराया, यानी कंप्रेसिव स्टील कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 1, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 2 एंड कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 3। तो ये तीन फोर्सेस हमारे स्टील जो टॉप 3 स्टील्स हैं ये आपके एज अ कंप्रेसिव एक्ट कर रहे हैं। उसके साथ कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स आ गया, और आपके जो बॉटम जो टी फोर्सेस है ये दोनों जो है वो एज अ टेंसाइल एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 के अंदर फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं कि कंक्रीट एंड स्टील बार्स के अंदर फोर्सेस कितने हैं, जो कि हमने प्रीवियस फिगर के अंदर लाई करवा दिए, शो करा दिए। सो इन द कंप्रेशन जोन हमारे पास सबसे पहला जो फोर्स है वो कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स है, जिसकी हम इंटेंसिटी 0.85 FC-AB से निकालते हैं। 0.85 FC- वी हैव 4 KSI, और ए हमारे पास है 9.81, और हमारे पास जो टोटल बी है या टोटल जो विड्थ ऑफ द सेक्शन है वो 22 इंचेस है, जिससे हमारी टोटल इंटेंसिटी आ जाती है 733.8 किप्स। उसके बाद हम स्ट्रेसेस को चेक करते हैं कि आया हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो यील्डिंग स्ट्रेसेस से कम है या यील्डिंग स्ट्रेसेस से एक्सीड कर रही हैं। तो हमने स्ट्रेसेस को चेक करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, 87C-D' / 87C हमारे पास 11.54 माइनस D' हमारे पास 2.5 इंचेस डिवाइड बाय C 11.54, टोटल इंटेंसिटी 68.15 KSI आ गई, जो कि 60 KSI से ज्यादा है। तो अगर 60 KSI से ज्यादा इट मींस कि हम यील्डिंग स्ट्रेस को ही यूज करेंगे। हमारा जो स्टील है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर रहा है, ये यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंच रहा है। तो अब CS1 कैलकुलेट करते हैं कि पहले जो टॉप फाइबर या टॉप रिइंफोर्समेंट एज अ कंप्रेशन जिसको हम CS1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया ऑफ स्टील डैश यानी कि उसी रीजन की जो 4 बार्स हैं या 5 बार्स हैं उनको इनटू यील्डिंग स्ट्रेस माइनस 0.85 FC-। अब FC- हमने यूज किया, सारी कंडीशन वैल्यूज हमने पुट किए, तो CS1 की हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आई वो 359.4 किप्स आ गई। इसी तरह से हम स्ट्रेस अब कैलकुलेट करते हैं सेकंड बार्स के अंदर। सेकंड बार के अंदर स्ट्रेसेस हमारे पास क्या है कि आपके पास जो डिस्टेंस था या फार्मूला जो है वो 87 11.54 यानी सी का डिस्टेंस माइनस 2.5 D' माइनस 4.25 D" यानी उस बार से लेके ऊपर वाली बार तक का जो डिस्टेंस है उसका हमने डिडक्ट कर दिया, उसको सेंट्रॉइड तक हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो 4.25 हमने डिडक्ट कर दिया। टोटल हमारे पास स्ट्रेसेस कितनी आ गई FS2 की 36.11 KSI। अब यहाँ पे आप FY की जगह FS' की वैल्यू यूज करेंगे फार्मूला के अंदर।
तमाम वैल्यूज हमने पुट की तो CS2 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 83.1 किप्स आ गई। उसके बाद हम स्ट्रेसेस चेक करते हैं थर्ड पास के अंदर। थर्ड बार के लिए भी हमारे पास फार्मूला वही है 87 C माइनस डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय C। अब C हमारे पास 87 कांस्टेंट है, C हमारे पास 11.54 माइनस 2.5 यानी कि जो डिस्टेंस आपका ऊपर वाला जो कंप्रेशन बार से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, माइनस 4.25 अपर बार यानी कंप्रेशन बार से लेके सेकंड कंप्रेशन बार तक का डिस्टेंस, माइनस 4.25 अगेन उसी सेकंड बार से लेके थर्ड बार जिसकी आप बात कर रहे हो वहां तक आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली हमें चाहिए, तो 4.25 हमने वो भी डिडक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय C यानी टोटल आपका 11.54। तो स्ट्रेसेस इन थर्ड बार यहाँ पे जनरेट हो रही हैं 4.07 KSI और ये 4.07 आपकी यील्डिंग स्ट्रेसेस से बहुत कम है, यानी कि सेकंड बार्स और थर्ड बार जो है वो आपकी यील्ड नहीं हो रही, वो यील्डिंग से स्ट्रेसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हम Fy की जगह या Fs डैश की जो वैल्यू आ रही है रिस्पेक्टिव वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में आते हैं CS3 यानी कि फोर्स इन थर्ड कंप्रेशन बार विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील डैश Fy माइनस 0.85 Fc डैश। अब हमारे पास दो बार्स हैं तो 2 इंटू 1.27 हमारे पास दो बार्स का, एक बार का एरिया 4.07 is the stresses minus 0.85 into FC dash we have 4। तो टोटल थर्ड जो फोर्स हमारे पास आई CS3 वो 1.7 किप्स आ गई। अब जो फोर्थ बार है, फोर्थ बार बेसिकली आपकी टेंशन जोन के अंदर है, क्योंकि टेंशन स्ट्रेन हम चेक करते हैं कि टेंशन स्ट्रेन कितने हैं स्टील के अंदर। ऊपर वाले रीजन जो है वो हमारे कंप्रेसिव के अंदर थे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास टेंशन स्ट्रेन हैं तो टेंशन की स्ट्रेन हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेन हमारे पास किस तरह से आती हैं, स्ट्रेन 4 विल बी इक्वल टू 0.0003 यानी कि कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनटू d माइनस डी टी माइनस सी ओवर सी, यानी कि हमने जो दो ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन बनाया है तो आपके जो ओवरऑल टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेंथ हैं वो आ गई, डी टी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन माइनस सी आपका जो होगा आपका सेंट्रॉइड हो गया प्लास्टिक सेंट्रॉइड का, डिवाइडेड बाय सी, तो यानी कि आपका नीचे वाला जो टेंशन जोन है उसी को हम फोकस कर रहे हैं, शुड बी इक्वल्स टू 0.003। स्ट्रेंथ हमारे पास टोटल इफेक्टिव डेप्थ उस रिइंफोर्समेंट तक कितनी है वो 15.25 है, माइनस सी हमारे पास है 11.54 और डिवाइड बाय सी अगेन वी हैव 11.54। तो टोटल हमारे पास स्ट्रेन आ जाती है 9664 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो स्ट्रेन। तो यहाँ पे अब स्ट्रेस हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेस 4 विल बी इक्वल टू स्ट्रेन 4 इंटू मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया, वी गॉट 28 KSI। सो देयरफॉर हमारे पास फार्मूला जनरली क्या होता है, टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू Fy अब आपके पास 28 KSI है, तो T1 हमारे पास आ गया 2 इंटू 1.27 इंटू 28 हमारे पास वैल्यू आ गई 71 के। और इसी तरह से जब आप T2 कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे ऊपर T1 में दो बार्स थी साइड बार्स, तो इस वजह से हमने एरिया दो बार्स का रखा, और यहाँ पे T2 में आपके पास 5 बार्स हैं तो 5 बार्स का एरिया 6.3835 है इनटू यील्डिंग स्ट्रेस, क्योंकि वहां पे यील्डिंग स्ट्रेन ऑलरेडी हमें पता है या यील्डिंग स्ट्रेन हमने कंसीडर करनी है, तो यील्डिंग स्ट्रेन के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेसेस मैक्सिमम जो है वो 60 KSI है, तो T2 हमारे पास 381 किप्स आ गया। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि बैलेंस्ड लोड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जो कि यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। उसमें बैलेंस लोड था हमारे पास इज इक्वल टू CC प्लस सम ऑफ ऑल CS फोर्सेस माइनस सम ऑफ ऑल T फोर्सेस, यानी कि कंपैरेटिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट प्लस कंपैरेटिव फोर्सेस ड्यू टू स्टील जितने भी स्टील हैं, प्लस आपके सॉरी माइनस कंपैरेटिव या टेंसाइल फोर्सेस जितने भी आपके स्टील के हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ये आपके पास बैलेंस लोड टोटल जब आपने सब फोर्सेस को ऐड कर दिया तो बैलेंस लोड आपके पास आ गया 726। उसके बाद हम प्लास्टिक सेंट्रॉइड पे मूवमेंट लेते हैं, सारी चीज़ें आपके पास ये मूवमेंट्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वगैरह ऑलरेडी गिवन है, डायग्राम के अंदर से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने तमाम फोर्सेस का जो है वो प्लास्टिक सेंट्रॉइड के हिसाब से मूवमेंट्स लिए और मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास बैलेंस मूवमेंट आ गया 952 के फिट। उसके बाद हम बैलेंस इसेंट्रिसिटी निकालते हैं जो कि बैलेंस मूवमेंट डिवाइड बाय बैलेंस लोड होती है, जो कि 15.73 इंचेस आ गया। उसके बाद हमने जो है वो 5 फैक्टर अप्लाई किया और बैलेंस लोड और बैलेंस इंटेंसिटी हमारे रिवाइज आ गए। तो ये था हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शंस विद साइड बार्स। So now we have a column sections by interaction diagrams and charts। जिस तरह से हमने rectangular sections solve किए, short columns discuss किए, approximate solution solve किए, उसके बाद हमने side bar solve किए। So now we have another method of column sections using interaction diagrams, is very easy method।
और इंटरेक्शन डायग्राम्स को हम किस तरह से यूज करते हैं जब हम किसी भी कॉलम को एनालाइज करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। So now we have an interaction diagram solutions for column sections. तो जब तक जो अभी तक हमने डिस्कस किया एनालिसिस या जो कॉलम्स के डिज़ाइन वगैरह हमने सॉल्व किए, वो तमाम एनालिसिस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स की बेस पे थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट थ्योरेटिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए और डिफरेंट सेक्शंस जो है वो उनको एनालाइज किया। तो अभी हमारी जो एनालिसिस है उसके लिए डिफरेंट टेबल्स और चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। उन डिफरेंट टेबल्स और चार्ट से भी हम अल्टीमेट कैपेसिटीज, अल्टीमेट मूवमेंट्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज चार्ट्स बेसिकली आर सजेस्टेड बाय ACI स्टैंडर्ड्स, द कंक्रीट रिइंफोर्सिंग स्टील इंस्टीट्यूट्स एंड द पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशंस। ये तमाम जो चार्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की तरफ से सजेस्टेड हैं। So in this section, final design of columns must be based on statistics by using manual calculations or computer programs भी आप use कर सकते हैं। ACI charts is illustrated in the following examples. These data are limited to the column sections shown on the टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट्स। ये चार्ट जो है वो आपको कॉलम के डिफरेंट सेक्शंस जो राइट साइड ऑफ द कॉलम ऑलरेडी गिवन है उनके लिए स्पेसिफाइड है, उनके अलावा जो है आप उनको यूज नहीं कर सकते। So we have a design example. We have to solve this design example by considering the interaction diagrams. Determine the necessary reinforcement for a short column as shown in figure 7 to support a factored load of 483 kips and the factored movement of 322 kip weight. Factored load और factored movement हमें given है। इनको सपोर्ट करने के लिए हमने कॉलम को डिजाइन करना है। द कॉलम सेक्शन हैज अ विड्थ ऑफ 14 इंचेस एंड द टोटल डेप्थ ऑफ 20 इंचेस। यूज कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 KSI एंड यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ 60 KSI। इनको कंबाइन में हमने डिटरमाइन करना है। सेक्शन की डायमेंशंस हमें गिवन है, हमने नेसेसरी रीइंफोर्समेंट जो है शॉर्ट कॉलम के हिसाब से डिसाइड करनी है। हमारे पास सेक्शन जो है वो 14 बाय 20 इंचेस का गिवन है। हमने अज्यूम किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट्स सपोज वी आर यूजिंग 4 नंबर 10 बार्स as a tension reinforcement and 4 number 10 bars as a compression reinforcement। इनको हमने बाद में necessary reinforcement के हिसाब से चेक भी अप्लाई करना है कि इधर जो reinforcement हमने प्रोवाइड की हैं वो हमारी satisfactory इस लोड को बियर कर सकती हैं या नहीं। सो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड की। इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड डिवाइड अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास 322 की फिट थी, उसको इंचेस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय फैक्टर लोड जो कि हमारे पास 483 है। टोटल इसेंट्रिसिटी हमारे पास 8 इंच आ जाती है। सो लेट D इज द डिस्टेंस बेसिकली जो कि आप अपना अप्लाई करते हो या कंसीडर करते हो इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो उसके अंदर बॉटम जो कवर है सेंटर ऑफ इन्फोर्समेंट टेंशन स्टील की वहां से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, जो कि हम 20 - 2.5 कर लेते हैं तो 17.5 इंचेस हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम फैक्टर रो एच कैलकुलेट करते हैं। रो एच बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ रीइंफोर्समेंट्स। जो टोटल रीइंफोर्समेंट है यानी सेंटर ऑफ कंप्रेशन स्टील टू सेंटर ऑफ टेंशन स्टील तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रो एच से रिप्रेजेंट कराते हैं, जो कि सेंट्रॉइड डिस्टेंस बिटवीन द रीइंफोर्समेंट्स है। तो ये हमारे पास 20 इंच का टोटल डेप्थ थी और हमने माइनस कर दिए 2.5 इंच फ्रॉम द टॉप साइड एंड 2.5 इंच फ्रॉम द बॉटम साइड। टोटल हमारे पास 15 इंचेस आ गया। रो हमारे पास आ जाता है 15/20, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.75। सो सिंस इसेंट्रिसिटी 8 इंचेस इज लेस देन डी टोटल डेप्थ से, इफेक्टिव डेप्थ से, हम कंसीडर करते हैं या अज्यूम करते हैं कि द सेक्शन विल बी कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन विद जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर phi इज इक्वल्स टू 0.65। तो उसके बाद हम नॉमिनल लोड कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 483 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65, हमारे पास 743 किप्स आ गया। एंड नॉमिनल मूवमेंट वी हैव 322 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर वी गॉट 495.4 किप फिट। तो ये हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। अब दो फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, के एन फैक्टर एंड आर एन फैक्टर। ये दोनों फैक्टर जो हैं वो हमारे यूज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जो डिफरेंट इंटेंसिटीज या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटीज बाय कंसीडरिंग द इंटरेक्शन डायग्राम्स। ये इंटरेक्शन डायग्राम के लिए आपको दो फैक्टर्स की वैल्यू चाहिए, के एन फैक्टर है, दूसरा आर एन फैक्टर है। के एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉमिनल लोड डिवाइड बाय एफसी डैश इनटू ग्रॉस एरिया। नॉमिनल लोड आपके पास 743 था डिवाइडेड बाय 4 अंडर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, और हमारे पास सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है वो 14/20। तो हमारे पास टोटल जो के एन फैक्टर की वैल्यू आई वो 0.663 आ गई। इसी तरह से आर एन फैक्टर अगेन विल बी इक्वल्स टू के एन इंटू
E ओवर H, यानी Kn की वैल्यू हमारे पास फार्मूला क्या था, Pn ओवर FC डैश इंटू ग्रॉस एरिया इंटू E डिवाइडेड बाय H, ये हमारे पास कंडीशन थी। तो Kn की आपके पास वैल्यू ऑलरेडी 0.663 है, E हमारे पास इसेंट्रिसिटी 8 इंचेस है, डिवाइड बाय H टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन वी हैव 20 इंचेस। तो टोटल हमारे पास Rn फैक्टर की जो वैल्यू आई वो 0.265 आ गई। अब ये स्लाइड से पहले आपने अगली दोनों स्लाइड्स 54 एंड 55 को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि हमने चार्ट यूज़ करने हैं। चार्ट में हमारे पास जो रो की वैल्यू थी वो 0.75 हमने यूज़ करनी है, क्योंकि 0.75 का चार्ट अवेलेबल नहीं है इंटरेक्शन डायग्राम। इस वजह से हमने जो गामा की वैल्यू है वो 0.7 और 0.8 दोनों ग्राफ्स को यूज़ करके निकालनी है। तो जब हमने अगली स्लाइड 54 के ऊपर गामा 0.7 कंसीडर करके जब हमने स्टील रेशो निकाला, तो स्टील रेशो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 0.041। और जब हमने सेकंड जो इंटरेक्शन डायग्राम 0.8 वाली यूज़ की, जो कि 55 स्लाइड्स के ऊपर है, तो वहां से हमें स्टील का रेशो मिला 0.036। सो बाय इंटरपोलेशन फॉर गामा इज इक्वल टू 0.75, रो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। दोनों वैल्यूज आपने इक्वेट करके या सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टील रेशो की 0.0385। तो यहाँ से अगर मैं एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करता हूँ, तो एरिया ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू रो इनटू BD। रो हमारे पास ऑलरेडी 0.0385 है, B हमारे पास 14 इंचेस है और डिफेक्टिव डेप्थ टोटल डेप्थ हमारे पास 20 इंचेस है। तो एरिया ऑफ स्टील हमें मिल जाता है 10.22 इंच स्क्वायर। तो यूज 8 नंबर 10 बार जिनका एरिया जो है वो 10.16 इंच स्क्वायर आता है, 4 ऑन ईच साइड, एंड यूज नंबर 3 टाइज स्पेस्ड एट 14 इंचेस, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन के अंदर आपको रीइंफोर्समेंट्स मिली हुई हैं, वो रीइंफोर्समेंट हमने डिज़ाइन करनी थी, उसके बाद वहाँ पे हमने शो करानी थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रीइंफोर्समेंट वहाँ पे गिवन हो या नहीं गिवन हो। अगर नहीं गिवन होती तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटरेक्शन डायग्राम। अगर गिवन है तो आप उनको चेक कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग इंटरेक्शन डायग्राम मेथड। अब ये हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल डेप्थ भी है और रो एच फैक्टर भी गिवन है राइट कॉर्नर के ऊपर। इनके लिए हमने नॉमिनल लोड की एसेंट्रिसिटीज वगैरह को कंसीडर करना है। तो ये चार्ट आपका इंटरेक्शन डायग्राम जो है आप यूज़ कर सकते हैं जब आपकी कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 KSI हो, स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ 60 KSI हो और गामा फैक्टर जो है रो आपके पास 0.7 हो। और इसी तरह से हमारे पास रो जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ भी हैं, 0.7 है, 0.8 है। तो हमारा जो रो कैलकुलेट किया पीछे डिज़ाइन के अंदर, उसकी वैल्यू 0.75 आ रही थी। यानी कि हमने दो इंटरेक्शन डायग्राम्स यूज़ करनी है, एक 0.7 वाली और एक 0.8 वाली। उन दोनों का हमने कम्युलेटिव एवरेज ले लेना है, तो हमारे पास जो रो 0.75 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हमने पहले 0.7 का जो इंटरेक्शन डायग्राम था वो हमने चूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास Rn की वैल्यू थी 0.26 समथिंग, वो हमने नीचे से उसको एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हमने उसको मार्क किया और एग्जैक्टली वो। और सेकंड हमारे पास जो फैक्टर था वो Kn फैक्टर था, जो कि Kn की वैल्यू हमारे पास 0.6 समथिंग थी। दोनों वैल्यूज़ को हमने कट किया, जहाँ पे ये लाइन आपको इंटरसेक्ट कर लिए स्ट्रेट लाइंस दोनों, वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओवरऑल जो है वो गामा फैक्टर की। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती है। यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रही है 0.01, 0.02, 0.03 और 0.04 के दरमियान यहाँ पे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है फर्स्ट डायग्राम से। इसी तरह से हमने सेकंड इंटरेक्शन डायग्राम चूज की जब कंप्लीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 KSI और हमारे पास रो की वैल्यू 0.8 थी। वहाँ पे हमने Rn की वैल्यू 0.26 को ऊपर ले आए स्ट्रेट लाइन के अंदर, और हमारे पास Kn की वैल्यू 0.66 था, उसको भी हम स्ट्रेट ऊपर ले आए। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन सेकंड डायग्राम के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, 0.01 से लेके 0.02 के दरमियान भी नहीं लाई कर रहे, और ये लाई कर रहे हैं 0.03 से लेके 0.04 के दरमियान। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो अराउंड 0.36 के आसपास जो है वो वैल्यू हमें अचीव होती है। तो दोनों इंटरेक्शन डायग्राम से हमने दो वैल्यूज अचीव कर ली, एक लैम्डा या गामा फैक्टर हमारे पास 0.7 था, दूसरा गामा फैक्टर हमारा 0.8 था। दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज का हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह का हमारे पास एक और डिजाइन एग्जांपल है, जिसके अंदर आपने चार्ट्स को यूज करना है और डिटरमाइन करना है कॉलम स्ट्रेंथ, कि अगर आपको रीइंफोर्समेंट्स मिली हुई हों तो आप कॉलम की स्ट्रेंथ वगैरह किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो हमें एसेंट्रिसिटी भी मिली हुई है 12 इंचेस की, और उसके बाद हमें कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 KSI मिली हुई है, और यील्डिंग स्ट्रेंथ हमें 60 KSI मिली है। हमने जो है वो 4 नंबर 10 के बाद यूज़ करने हैं। 14 बाई 24 इंचज़ का सेक्शन है आपके पास, 2.5 इंचज़ डिस्टेंस है फ्रॉम फॉर बोथ रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम द कवर्स। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन एग्जाम्पल है जो कि आपने खुद अपनी तरफ से इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। प्रोसीजर और सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अच्छे तरीके से समझना भी है और इसको सॉल्व भी करना है। ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। नंबर 1 स्टेप के अंदर हमने सब तमाम जो है वो डेप्थ्स और सेक्शंस की रो एच वगैरह कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने रो की वैल्यू निकाली जो कि 0.79 आ रहा है। उसके बाद रो निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील हमें ऑलरेडी जो सेक्शन के अंदर गिवन है 8 नंबर 10 की बास, वहाँ से आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी जो कंसीडर की थी वो इफेक्टिव डेप्थ से कम है, तो इस केस में हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करने हैं, KN और कंडीशंस को फॉलो करना है। KN कंडीशंस और RN की वैल्यू निकालने के बाद आप स्ट्रेंथ वगैरह की वैल्यू हैं, उसके बाद स्ट्रेसेस को चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके नॉमिनल स्ट्रेंथ और नॉमिनल मूवमेंट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आपने खुद अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। इंटरेक्शन डायग्राम्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं। ये इंटरेक्शन डायग्राम 4 KSI कंक्रीट के लिए है, और यील्डिंग स्ट्रेंथ आपके पास 60 KSI है। लैम्डा आपके पास गिवन है 0.6। अगेन वी हैव इंटरेक्शन डायग्राम, और FC डैश हमारे पास 4 KSI, FY 60 KSI, और लैम्डा हमारे पास जो है वो रो हमें 0.7 जो है वो गिवन है। यहाँ पे आपके पास रो की वैल्यू 0.8 है, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 KSI एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ हमारे पास 60 KSI है। Same for 4 KSI, we have a row value of 0.9, or steel yielding strength we have 60 KSI. So now we have a concrete compressive strength 5 KSI, और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है, और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज़ करने हैं सेकंड डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। So now we have a concrete compressive strength 5 KSI, और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है, और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज़ करने हैं सेकंड डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। So now we have a concrete compressive strength 5 KSI, और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है, और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज़ करने हैं सेकंड डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। So now we have a concrete compressive strength 5 KSI, और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है, और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज़ करने हैं सेकंड डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। That's all for today. Thank you very much.